गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो वेव ऑप्टिक्स में पिछली क्लास में हमने तरंगाग्र या वेव फ्रंट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था और अपने जे एडवांस में वो वेव फ्रंट तक ही अपने जे एडवांस के सिलेबस में है। तो वेव ऑप्टिक्स में जे एडवांस का जो पार्ट है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक। अब देखो अब इस वेव ऑप्टिक्स में अगला टॉपिक आता है प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो विवर्तन वाला टॉपिक है वो जे एडवांस के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जेईई मेंस के सिलेबस में है। और अगर मेडिकल का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो ये नीट के सिलेबस में भी है। ठीक है, जेईई मेंस और नीट में तो इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जेईई मेंस और नीट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि प्रकाश का विवर्तन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो ये इतना सीधा नहीं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ये तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से अटेंशन से देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट मेन पार्ट पे आते हैं। ठीक, हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का डिफ्रैक्शन क्या होता है, वो देखते हैं। ठीक, तो देखो ये वाली है ना, विवर्तन के बारे में मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बहुत बताया था, है ना। तो यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में तुमको मैंने क्लियरली बताया था कि कभी भी प्रकाश को किसी बहुत छोटे से छिद्र या छोटी से स्लिट पर आपतित करें तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। ये तो ध्यान रखना तुम यार, ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि प्रकाश को अगर किसी छोटी सी स्लिट या छोटे से छिद्र पर आपतित करें तो छोटे से छिद्र से गुजरने के बाद, सॉरी, छोटे छिद्र पर अगर प्रकाश को आपतित करें तो छोटे छिद्र से गुजरने के बाद प्रकाश का पथ सरल रेखीय नहीं होता है। प्रैक्टिकली छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। और ध्यान रखना कि किसी छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको लाइट का डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो चलो एक बार इस एक बार इस विवर्तन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें देखेंगे कि छोटे छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर क्यों फैलता है, उस सबको हम पढ़ेंगे। ये चलो इस विवर्तन या डिफ्रैक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब देखते हैं कि प्रकाश को अगर किसी बड़े से छिद्र या बहुत चौड़ी स्लिट से गुजारें तब क्या होगा, और अगर प्रकाश को अगर किसी बहुत छोटे से छिद्र या पतली से स्लिट से गुजारें तब क्या होगा, वो देख पाए। देखो ध्यान रखना कि प्रकाश के विवर्तन या डिफ्रैक्शन को सबसे पहले प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था ग्रीमाल्डी, जो फ्रेंच साइंटिस्ट था, ठीक, जिसका नाम ग्रीमाल्डी था। इसने प्रकाश के विवर्तन को सबसे पहले स्टडी किया था 1660 ईस्वी में। इसने प्रकाश के विवर्तन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था और बाद में उसी चीज को लोगों ने मैथमेटिकली भी स्टडी कर लिया। ठीक, जिस टाइम पे अपने इंडियन लोग एक दूसरे से झगड़ा करने में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे, उस टाइम पे ये जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन्होंने विवर्तन तक भी स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो चलो प्रकाश के विवर्तन को डिटेल में देखते हैं। तो देखते हैं कि प्रकाश को अगर किसी बड़े छिद्र पर आपतित करें तब क्या होगा और किसी छोटे छिद्र पर आपतित करें तब क्या होगा, वो देखते हैं। ये तो चलो पहले केस में मान लेते हैं कि प्रकाश को हम किसी बड़े छिद्र पर आपतित कर रहे हैं। तो चलो जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश की समानांतर किरणें हैं, है ना, मान लेते हैं कि प्रकाश की समानांतर किरणें हैं और प्रकाश की समानांतर किरणों को हमने पहले किसी बड़े छिद्र पर आपतित किया है ना, या ऐसे स्लिट पर आपतित किया जिसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है, चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है, कि प्रकाश की समानांतर किरणें, तो पहले केस में इन किरणों को बड़े छिद्र पर आपतित किया है या ऐसी स्लिट पर आपतित किया है जिसकी चौड़ाई काफी ज्यादा है। मत तो इस छिद्र का आकार या स्लिट की जो चौड़ाई हो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बहुत ही ज्यादा है। है ना, तो वही मान लेते हैं समानांतर प्रकाश की किरणें, उसको हमने किसी बड़े छिद्र या बड़े स्लिट पर आपतित किया है, ऐसे स्लिट पर आपतित किया है जिसका आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत बहुत ही ज्यादा है। तो देखो
ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया लोगों ने, है ना? लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि प्रकाश की किरणों को अगर किसी बड़े छिद्र पे या किसी चौड़ी स्लिट पर आपतित करें, तब तो प्रकाश का पथ लगभग सरल रेखीय होता है। ठीक है? तो ध्यान रखना तुम। कि लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि प्रकाश की किरणों को अगर किसी बड़े छिद्र या किसी चौड़ी स्लिट पर आपतित करें, तब तो प्रकाश का पथ लगभग सरल रेखीय होता है। और चलो आगे हमने एक पर्दा लगा दिया है, तो ध्यान रखना कि अगर छिद्र या स्लिट का आकार काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो, तब तो लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि प्रकाश को किसी बड़े छिद्र पर आपतित करें, तब तो प्रकाश का पथ लगभग सरल रेखीय होता है। तो बताओ, इतने भाग में तो प्रकाश इस पर्दे पर गिरेगा, तो इतने भाग में तो उजाला रहेगा, मतलब ब्राइट पार्ट रहेगा, और बाकी जो पार्ट है वहाँ प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाएँगी, तो वहाँ अंधेरा पार्ट होगा जिसको परछाई या शैडो बोलते हैं, ठीक है? ये तो पहली चीज़ हमने देख ली कि प्रकाश को अगर किसी बड़े छिद्र या चौड़ी स्लिट पर आपतित करें, है ना? प्रकाश को अगर किसी बड़े छिद्र या चौड़ी स्लिट पर आपतित करें, तब तो प्रकाश का पथ लगभग सरल रेखीय रहता है। ठीक है? उस केस में पर्दे पर जहाँ-जहाँ प्रकाश गिरेगा वहाँ उजाला भाग होगा, और जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा वहाँ अंधेरा भाग होगा जिसको परछाई या शैडो बोलते हैं, ठीक है? तो ये तो बड़े छिद्र की बात हो गई, ठीक है ना? अब हम छोटे छिद्र की बात करते हैं, इन सबका एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा, लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन सुन लेना, ठीक है? तो हमको पता चल गया कि प्रकाश को किसी बड़े छिद्र पर गिराएँ, तब तो प्रकाश का पथ लगभग सरल रेखीय होता है। बड़े छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश कोई ज़्यादा फैलता नहीं है। बड़े छिद्र के केस में प्रकाश का पथ लगभग सरल रेखीय होता है। तो जहाँ प्रकाश गिरेगा वहाँ उजाला होगा, और जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा वहाँ अंधेरा या परछाई होगी, ठीक है? और तुम मान के चलना, है ना? तुम मान के चलना कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने जितने भी केस लिए थे, तो मान के चलना कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने जितने भी केस लिए थे, उसमें छिद्र, अवरोध, लेंस, दर्पण, उन सब का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता था। ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने जितने भी केसेस लिए थे, उसमें छिद्र का आकार, अ, अवरोध का आकार, लेंस का आकार, दर्पण का आकार, इन सब का जो आकार है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता था। तो तब तो प्रकाश का पथ लगभग सरल रेखीय होगा, मतलब वहाँ तुम्हारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कांसेप्ट काम कर जाएँगे। लेकिन चलो अब मेन पार्ट पे आते हैं। अब मान लेते हैं कि प्रकाश को किसी बहुत छोटे से छिद्र पर आपतित किया है, उसको देखते हैं, ठीक है? तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि प्रकाश की समानांतर किरणें हैं, है ना? तो इस बार भी मान लेते हैं कि प्रकाश की समानांतर किरणें हैं। इस बार भी किरणों को किसी छिद्र या स्लिट पर आपतित किया है, लेकिन इस बार प्रकाश की किरणों को बहुत छोटे से छिद्र, है ना? तो इस बार प्रकाश की किरणों को किसी बहुत छोटे से छिद्र या किसी पतली से स्लिट से पर आपतित किया है। फिर इस बार जो छिद्र है या जो स्लिट है उसका आकार बहुत ही छोटा है। मतलब इस बार जो छिद्र या स्लिट है उसका आकार प्रकाश के तरंग-दैर्घ्य की कोटि का है। ये तो ध्यान रखना। इस बार भी प्रकाश की समानांतर किरणें हैं, लेकिन उसको किसी बहुत छोटे से छिद्र या पतली से स्लिट पर आपतित किया है। और इस बार मान लेते हैं कि इस बार छिद्र बहुत ही छोटा है, मतलब छिद्र का आकार प्रकाश के तरंग-दैर्घ्य की कोटि का है, मतलब छिद्र की जो स्लिट की जो चौड़ाई है वो तरंग-दैर्घ्य की कोटि की है, मतलब छिद्र की चौड़ाई 10 लैम्ब्डा, 20 लैम्ब्डा, 30 लैम्ब्डा, इस तरह से स्लिट का जो आकार है वो प्रकाश की तरंग-दैर्घ्य की कोटि का है। अब क्या होगा वो देखना है। ये तो वही मान लेते हैं कि समानांतर प्रकाश की किरणें, लेकिन इस बार किरणों को बहुत छोटे से छिद्र पर गिराया है, जिसका आकार प्रकाश के तरंग-दैर्घ्य की कोटि का है। तो देखो ये भी लोगों ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, है ना? तो ये भी लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि प्रकाश की किरणों को अगर बहुत छोटे से छिद्र से सॉरी प्रकाश की किरणों को अगर किसी बहुत छोटे से छिद्र पर गिराएँ, तो अब प्रकाश का पथ सरल रेखीय नहीं रहता है। ये तो ध्यान रखना, ये लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि प्रकाश को अगर किसी बहुत छोटे से छिद्र पर आपतित करें, तो अब प्रकाश का पथ सरल रेखीय नहीं होता है, बल्कि इस छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि प्रकाश को अगर बहुत छोटे छिद्र पर आपतित करें, तो लोगों ने देखा कि अब प्रकाश का पथ सरल रेखीय नहीं रहता है, बल्कि इस छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है।
और ध्यान रखना कि छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है या किनारों पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। इसी प्रक्रिया को विवर्तन बोलते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना है ना, ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है कि छिद्र का आकार अगर तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत-बहुत ही ज़्यादा हो, है ना, कंपैरेटिवली याद रखना कि छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हो, तब तो प्रकाश का पथ लगभग सरल रेखीय होता है, तब तो प्रकाश कोई खास फैलता नहीं है। लेकिन अगर प्रकाश को किसी बहुत छोटे से छिद्र पर आपतित किया हो, ठीक है, जिसका आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का हो, तो छोटे से छिद्र से निकलने के बाद अब प्रकाश का पथ सरल रेखीय नहीं होता है। छोटे से छिद्र से निकलने के बाद अब प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन या लाइट का डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड चीजें देख ली, है ना, प्रैक्टिकली देखी गई चीजें देख ली, ठीक है। अब चलो एक बार विवर्तन को एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल क्यों जाता है और छिद्र का आकार बड़ा हो तो फिर प्रकाश ज्यादा क्यों नहीं फैलता है, इसको एक बार थोड़ा-सा मैथमेटिकली डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं। तो चलो इस बार भी तो पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं। चलो इस बार भी मान लेते हैं कि प्रकाश की ऐसी समानांतर किरणें या तरंगे हैं जिनका तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है। और चलो पहले मान लेते हैं कि प्रकाश को बहुत छोटे से छिद्र पर आपतित किया है। ठीक है? मतलब इस बार जो छिद्र या स्लिट का आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का है, ठीक? ये तो हमको अच्छे पता है कि जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं वो ऐसी क्षैतिज हैं, तो इसके तरंगाग्र कैसे होंगे, ऐसे ऊर्ध्वाधर। हमको पता है कि प्रकाश किरणों या तरंगों के रूप में भी आगे बढ़ता है, या दूसरे दृष्टिकोण से ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकाश ऐसे तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है? ये तो कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं। है ना, कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि जो प्रकाश की किरणें आपतित कर रहे हैं वो ऐसी क्षैतिज हैं। तो किरणें ऐसी क्षैतिज है तो तरंगाग्र किरणों के लंबवत होगा, मतलब तरंगाग्र से समतल और ऊर्ध्वाधर होंगे। ये तुम सभी समझते हो कि बताओ किरणें ऐसी हैं तो तरंगाग्र किरणों के लंबवत होंगे, मतलब इस बार इसके तरंगाग्र समतल और ऊर्ध्वाधर होंगे, ठीक है? सही है ना? वही प्रकाश की किरणों को या प्रकाश की तरंगों को इस बार मान लेते हैं कि हम सॉरी प्रकाश की किरणों या प्रकाश की तरंगों को इस बार किसी बहुत छोटे से छिद्र या पतली से स्लिट पर आपतित कर रहे हैं, ठीक है? तो तुम खुद बताओ कि प्रकाश की जो तरंगें आगे बढ़ती हैं वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है ना, किरणें ऐसी हैं तो इसके तरंगाग्र से ऊर्ध्वाधर होंगे। अब तुम देखते ही बताओ कि इस दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा, है ना, किरणें तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ेंगी ना, तो हम बोल सकते हैं कि दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा, बस इस तरंगाग्र का इतना सा भाग इस स्लिट से गुजर पाएगा। कह सकते हैं ना, ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि प्रकाश की जो तरंग है वैसे तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती है ना, तो बोल सकते हैं कि दीवार के कारण दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा, बस तरंगाग्र का केवल इतना ही भाग स्लिट से गुजर पाएगा। और तुम बताओ, तुम सोच के बताओ कि तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुजर पा रहा है, वो भी एक नए स्रोत के टाइप से काम करेगा। नहीं तो ये चीज़ मैंने है ना, ये चीज़ मैंने हाइगेन के प्रिंसिपल में बताई थी यार। ये तो मैंने बताया था कि हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का हर छोटा-छोटा एलिमेंट भी एक नए स्रोत के टाइप से काम करता है, जिसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक है, कि तरंगाग्र से आगे बढ़ेंगे। अब बताओ दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा, बस तरंगाग्र का एक बहुत छोटा-सा भाग इस स्लिट से गुज़र पाएगा, है ना? और हम है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुज़र पा रहा है, वो भी एक नए स्रोत के टाइप से काम करेगा। ऐसे बोल सकते हैं कि तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुज़र पाएगा, ये तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुज़र पाएगा, वो भी एक नए स्रोत के टाइप से काम करेगा। तो जैसे किसी छोटे से बिंदु स्रोत से ऐसी तरंगें निकलती हैं, वैसे ही इस छोटे से तरंगाग्र से भी नई फ्रेश तरंगें निकलेंगी। और जैसे किसी बिंदु स्रोत से निकलने के बाद किरणें चारों ओर फैल जाती हैं, वैसे ही इस स्लिट या छिद्र से निकलने के बाद भी किरणें चारों ओर फैल जाएँगी, ठीक है? नहीं तो ये विवर्तन का कारण है, ठीक? बिल्कुल जो बोला उसको मैंने अब परफेक्ट शब्दों में लिख भी दिया है, तो तुम वीडियो पॉज़ करके नोट कर लेना, बाकी बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है।
ठीक है कि तरंगाग्र से आगे बढ़ेंगे, दीवार के कारण बाकी सारे तरंगाग्र रुक जाएँगे, बस तरंगाग्र का इतना छोटा-सा भाग ही स्लिट से गुज़र पाएगा। तो बस तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुज़र पा रहा है, वो भी एक नए स्रोत के टाइप से काम करेगा जिसको सेकेंडरी वेवलेंथ बोलते हैं। और ध्यान रखना, है ना? ध्यान रखना कि जैसे किसी छोटे से बिंदु स्रोत से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, वैसे ये जो तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग है, वो भी एक छोटे से स्रोत के टाइप से काम करेगा। तो इससे भी निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा और बस छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। देखा, तो मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है। देखा, ठीक है ना? एक और चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ तुम आगे डिफ्रैक्शन में पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं जस्ट रिज़ल्ट ही बता रहा हूँ। ये तो ध्यान रखना कि आगे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश जितना फैलता है उसको प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं ना, और आगे हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटी ऑफ डिफ्रैक्शन है, विवर्तन की जो मात्रा होती है, वो छिद्र के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे स्लिट की चौड़ाई को हम d मान लेना, तो ध्यान रखना कि जितना विवर्तन होता है, उस विवर्तन की मात्रा या डिफ्रैक्शन की जो क्वांटिटी होती है, वो छिद्र के आकार या स्लिट की चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है? थोड़ी देर बाद आगे पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना कि प्रकाश जितना फैलता है उसको विवर्तन की मात्रा बोल सकते हैं ना? तो विवर्तन की जो मात्रा होती है वो छिद्र या स्लिट के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि अगर स्लिट का आकार काफ़ी छोटा हो, तो विवर्तन ज़्यादा होगा। है ना वही? प्रकाश चारों ओर फैलता है, उस विवर्तन की मात्रा स्लिट के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि अगर छिद्र या स्लिट का आकार बहुत छोटा हो, तो विवर्तन ज़्यादा होगा, मतलब प्रकाश ज़्यादा फैलेगा। और अगर ऐसे ही अगर छिद्र का आकार काफ़ी ज़्यादा हो, तो आकार काफ़ी ज़्यादा हो तो विवर्तन काफ़ी कम होगा, मतलब प्रकाश काफ़ी कम फैलेगा। ठीक है? सही है ना? और इसको कई बुक्स में दिया भी होता है यार, कि ध्यान रखना, कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ प्रकाश फैल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं फैलेगा? ये तो ध्यान रखना कि जैसे यहाँ प्रकाश फैल रहा है, वैसे इसमें भी प्रकाश फैलेगा, ध्यान रखना तुम। ठीक है? अच्छे ध्यान रखना कि अगर स्लिट या छिद्र का आकार काफ़ी बड़ा हो, तो इसमें भी ये सारी कहानियाँ होंगी। मतलब स्लिट का आकार काफ़ी बड़ा हो तब भी प्रकाश फैलता है, मतलब इसमें भी विवर्तन होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। ठीक, तो मैंने इसीलिए यहाँ बताया कि विवर्तन की जो मात्रा है वो स्लिट के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसको आगे पढ़ेंगे। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि प्रकाश को किसी बड़े छिद्र पर आपतित करें, मतलब छिद्र का आकार ज़्यादा हो तो विवर्तन कम होगा, मतलब प्रकाश थोड़ा बहुत फैलेगा तो सही लेकिन कम फैलेगा। और अगर छिद्र बहुत छोटा हो या छिद्र का आकार बहुत छोटा हो तो विवर्तन ज़्यादा होगा, मतलब इसमें प्रकाश ज़्यादा फैलेगा। ये तो आगे मैथमेटिकली पढ़ेंगे, लेकिन अभी लॉजिकली देख लिया तो बस। अब 10 बातों की एक ही बात ध्यान रखना, तो ये तो मान के चलना, ये तो मान के चलना कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तुमने जितने भी केस लिए थे उसमें छिद्र, अवरोध, लेंस, दर्पण, इन सब का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा था। और इन सब का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, तब तो प्रकाश का पथ लगभग सरल रेखीय होता है। मतलब तब तो अपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कांसेप्ट वैलिड होंगे। लेकिन अगर प्रकाश को किसी छोटे से छिद्र पर आपतित करें, फिर प्रकाश को किसी छोटे से छिद्र पर आपतित करें, तो अब प्रकाश का पथ सरल रेखीय नहीं होगा, बल्कि इस छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा और बस छोटे छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है या किनारों पर मुड़ जाता है। इसी प्रक्रिया को विवर्तन बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है। और ये प्रॉपर्ली मैंने नोट, मतलब प्रॉपर्ली मैंने लिख भी दिया है, तो वीडियो पॉज़ करके इसको नोट भी कर लेना। हाँ बच्चों, नहीं तो अभी हमने प्रकाश का विवर्तन क्या होता है वो देख लिया, और 10 बातों की एक ही बात पता है कि प्रकाश को किसी छोटे से छिद्र या छोटी सी स्लिट पर आपतित करें, तो छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और इसी प्रक्रिया को विवर्तन बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान रखना कि प्रकाश का विवर्तन के 2 टाइप हैं, है ना? प्रकाश का विवर्तन 2 टाइप का होता है। एक तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, जिसकी खोज फ्रेस्नेल साइंटिस्ट ने की थी, और एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन जिसकी खोज फ्रॉनहोफर साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है? और दोनों ने एक ही टाइम पे अलग-अलग टाइप के डिफ्रैक्शन को स्टडी किया था। ठीक है? ये तो ध्यान रखना कि प्रकाश का विवर्तन 2 टाइप का होता है, एक तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं।
चलो पहले हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इसको देखते हैं, ठीक है? ये तो ध्यान रखना कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, फिर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में किसी पतली सी स्लिट या पतली सी झिर्री पर जो किरणें आपतित करते हैं वो लगभग समानांतर आपतित करते हैं। या तो ध्यान रखना दो कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में पतली सी छिद्र या पतली सी स्लिट पर जो किरणें आपतित करते हैं वो लगभग समानांतर किरणें आपतित करते हैं। और बताओ स्लिट पर समानांतर किरणें आपतित कर रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं कि इन किरणों का जो स्रोत है वो प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होगा। है तो ध्यान रखना तुम यार कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में कोई छोटा-सा छिद्र या कोई पतली सी स्लिट या झिर्री होती है। और सबसे मेन चीज़ कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में इस स्लिट पर जो किरणें गिराते हैं वो समानांतर गिराते हैं। तो तब किरणें समानांतर गिराएँगे तो किरणों का जो स्रोत है वो प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होगा। और तुम आराम से बताओ, है ना? तुम आराम से बताओ कि स्रोत प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर हो, तो स्लिट पर गिरने वाली किरणें समानांतर होंगी। तो बताओ स्लिट पर गिरने वाली किरणें समानांतर होंगी, तो इन किरणों के जो तरंगाग्र होंगे वो कैसे होंगे? समतल तरंगाग्र होंगे बेटा। ये ध्यान रखना। मैंने लिख भी दिया है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में स्रोत जो होता है वो स्लिट से प्रभावी रूप से अनंत दूरी पे होता है, मतलब आपतित किरणें समानांतर होती हैं। और आपतित किरणें समानांतर होंगी तो आपतित तरंगाग्र जो होंगे वो समतल होंगे। ठीक है ना? ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में होता है। और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन देखना, ठीक है? तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में भी कोई पतली सी स्लिट या झिर्री होती है, उसी पर प्रकाश की किरणें गिराते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में जो स्रोत होता है अनंत दूरी पर नहीं, सीमित दूरी पर होता है। ठीक है? तो ये डिफरेंस है यार कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में तो किरणें समानांतर होती हैं तो स्रोत अनंत दूरी पर होता है। लेकिन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में प्रकाश का जो स्रोत होता है वो सीमित दूरी पर होता है। और तुम बताओ कि प्रकाश का स्रोत सीमित दूरी पर हो तो अब इससे निकलने वाली किरणें समानांतर नहीं होंगी, ऐसी त्रिज्यीय होंगी। और तुम बताओ कि किरणें त्रिज्यीय होंगी तो इन किरणों के तरंगाग्र कैसे होंगे? गोलाकार या बेलनाकार। बताओ स्रोत बिंदु स्रोत हो तो फिर आपतित तरंगाग्र गोलाकार होंगे और स्रोत ट्यूबलाइट जैसा रेखीय स्रोत हो तो बेलनाकार होंगे रे। हाँ, है ना? बस ध्यान रखना तुम। डिफ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये तो ध्यान रखना कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में जो स्रोत होता है वो स्लिट से सीमित दूरी पर होता है। तो इस बार स्रोत से निकलने वाली किरणें त्रिज्यीय होंगी। किरणें त्रिज्यीय होंगी तो तरंगाग्र या तो गोलाकार होंगे या फिर बेलनाकार होंगे रे। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो स्रोत है वो सीमित नहीं, अनंत दूरी पर होता है। तो स्रोत अनंत दूरी पर होगा तो इस स्लिट पर जो किरणें गिरेंगी वो लगभग समानांतर होंगी। तो इसमें जो आपतित किरणों के तरंगाग्र होंगे वो समतल होंगे, ठीक है? तो ये हमने दोनों टाइप के डिफ्रैक्शन इसको देख लिया, ठीक है ना? अब तुम अच्छे ध्यान रखना कि इसमें, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि अपने 12 जेईई मेंस या नीट के सिलेबस में हमको केवल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इसी को ही पढ़ना है। ठीक, क्योंकि ध्यान रखना कि अगर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो तो अपने इस 12th लेवल पर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हो या आपतित तरंगाग्र अगर गोलाकार या बेलनाकार हो तो फिर इसमें मैथमेटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि इसको हम 12th लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते। इसको तुम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, या तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर, उसमें फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को पढ़ते हो। ये तो मैं बताने की जरूरत नहीं, याद रखना कि वैसे तो डिफ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं, लेकिन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आपतित तरंगाग्र गोलाकार होते हैं, तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना इस 12th लेवल पर पॉसिबल नहीं है। इसको इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। बाकी मान के चलना कि अपने इस 12th लेवल मतलब जेईई मेंस या नीट लेवल पे हमको केवल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इसी को स्टडी करना है। इसी को हम कागज पे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमको पता है कि डिफ्रैक्शन भले ही 2 टाइप की हो, लेकिन हमको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही पढ़ना है जिसमें स्लिट पर समानांतर किरणें गिराते हैं। ठीक है? तो बस अपने सिलेबस में हमको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इसको स्टडी करना है, जिसको दूसरे शब्दों में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बोलते हैं, या इसको हिंदी में एकल झिर्री विवर्तन। इतनी हिंदी नहीं पढ़नी है, ठीक है ना? तो वही हम अपने सिलेबस में हमको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मतलब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इसको स्टडी करना है। ये चलो इस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ये चलो
इस बार मान लेते हैं कि कोई पतली आयताकार स्लिट है, ठीक है ना? मान लेते हैं कोई ऐसी पतली आयताकार स्लिट है, मतलब पतला आयताकार खाँचा है जिसकी चौड़ाई d है, इसको मैं चौड़ाई बोल रहा हूँ, ठीक है? ये तो ध्यान रखना कि कोई पतली आयताकार स्लिट है, आयताकार खाँचा है जिसकी चौड़ाई d है, और ध्यान रखना कि जो आयताकार स्लिट है उसका 3D फिगर ऐसा होता है यार। ये मान लेते हैं कोई दीवार है और इस दीवार में पतली आयताकार स्लिट बना दी, मतलब खाँचा बना दिया जिसकी चौड़ाई d है। तो इसका 3D फिगर ऐसा होता है, ताकि अगर इधर से देखें तो ये स्लिट तुमको इस टाइप की दिखेगी, वो समझते हो, ठीक है ना? तो वही मान लेते हैं कि कोई दीवार है और उसमें हमने पतली सी आयताकार स्लिट बना दी या आयताकार खाँचा बना दिया जिसकी चौड़ाई d है। बुक में ए शब्द यूज़ करता, हम डी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये तो वही कि मान लेते हैं कोई दीवार है, उसपे हमने पतला सा आयताकार खाँचा बना दिया, आयताकार स्लिट बना दी, जिसका 3D फिगर ऐसा है और साइड में देखने पर ऐसी दिखेगी, ठीक है? दीवार में पतली आयताकार स्लिट बना दी या आयताकार खाँचा बना दिया, जिसकी ओपनिंग की चौड़ाई डी है, ठीक है? और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इस स्लिट पर एककोणीय प्रकाश की समानांतर किरणें गिराते हैं, है ना? तो एक पतली सी स्लिट है और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इस पतली सी स्लिट पर एक कोणीय समानांतर किरणें गिराते हैं, और चलो मान लेते हैं कि स्लिट पर जो एक कोणीय प्रकाश गिरा रहे हैं उसका तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा मान लेते हैं बस। कोई पतली स्लिट है उस पर हम एक कोणीय समानांतर प्रकाश की किरणें गिरा रहे हैं, ठीक है? तो हम सभी को पता है और हमको प्रैक्टिकली पता है। तो बताओ, ये समानांतर किरणें किसी पतली सी स्लिट या पतले छिद्र पर गिराएं, तो पतले से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, और छोटे से छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश जो चारों ओर फैल जाता है, उसी प्रक्रिया को विवर्तन बोलते हैं। ठीक, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? ये सॉरी मैं बताना भूल गया यार कि समानांतर प्रकाश की किरण को किसी पतली से आयताकार स्लिट पे गुजारते हैं जिसके ओपनिंग की चौड़ाई स्मॉल डी है, और इस स्लिट से कैपिटल डी दूरी पर पर्दा रख देते हैं, जहां हमको विवर्तन पैटर्न देखना है, देखना बस। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही होता है कि पतली आयताकार खांचा होता है ना, मतलब कोई स्लिट होती है, उस पर हम समानांतर प्रकाश की किरणें गिराते हैं और विवर्तन पैटर्न देखने के लिए स्लिट से कैपिटल डी दूरी पर पर्दा रखते हैं। ये और ध्यान रखना, यहाँ भी नॉर्मली यही होता है कि जो स्लिट की चौड़ाई होती है वो काफी कम होती है, और उसकी तुलना में स्लिट और पर्दे की भी दूरी काफी ज्यादा होती है, ठीक है? ये मिलीमीटर के ऑर्डर में होती है और ये 1 और 2 मीटर के आसपास होती है, ठीक है ना? तो बस इस छोटे छिद्र से निकलने के बाद प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल जाएंगी, इसी को विवर्तन बोलते हैं। तो इसी को अब हम डिटेल में मैथमेटिकली स्टडी करते हैं, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से देखना। ये मान लेते हैं कि पतली आयताकार स्लिट या खांचा है, उस पर एक वाणी प्रकाश की समानांतर किरणें गिरा रहे हैं, ठीक, बस पहले इन किरणों के तरंगाग्र कैसे होंगे वो देखना है। हम सभी को पता है कि तरंगाग्र किरणों के लंबवत होंगे ना, तो तब किरणें ऐसी क्षैतिज दिशा में है, तो तरंगाग्र इसके लंबवत होंगे, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में होंगे। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि आपतित किरणें समानांतर हैं, तो इस बार तरंगाग्र कैसे होंगे, ऐसे समतल होंगे, ठीक है? सही है ना? तो बस किरणें समानांतर हैं तो तरंगाग्र ऐसे समतल होंगे, ठीक। अब देखो, हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि बताओ दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा, है ना? हम बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा, बस तरंगाग्र का केवल इतना सही भाग स्लिट से गुजर पाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि दीवार के कारण आपतित तरंगाग्र का बाकी सारा पार्ट तो रुक जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि तरंगाग्र का केवल इतना सा भाग इस स्लिट से गुजर पाएगा। है ना? बोल सकते हैं कि तरंगाग्र का केवल इतना सा ही भाग स्लिट से गुजर पाएगा। और तुम बताओ, है ना? सोच के बताओ कि तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुजर पा रहा है, उसको हम पास-पास सटे हुए इनफाइनाइट स्रोत के तुल्य मान सकते हैं, जिसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं या द्वितीयक तरंगिकाएँ बोलते हैं। है, तो सबसे मेन चीज़ ये है यार, दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग रुक जाएगा, तो बस तरंगाग्र का एक छोटा-सा भाग ही स्लिट से गुजर पाएगा। और ध्यान रखना, है ना? सबसे मेन चीज़ ये है कि तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुजर पा रहा है, उसको भी हम पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत के तुल्य मान सकते हैं, जिसको सेकेंडरी वेवलेट या द्वितीयक तरंगिकाएँ बोलते हैं, जो हमने अ
इसको हमने तरंगाग्र वाले पार्ट में हमने इसको पढ़ा था। इसको हमने हाइगेन के प्रिंसिपल में पढ़ा था, बस बोल सकते हैं कि तरंगाग्र का बहुत छोटा-सा भाग जो स्लिट से गुज़र पा रहा है, उसको भी हम पास-पास सटे हुए बिल्कुल अनंत स्रोत के तुल्य मान सकते हैं, जिसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। तो तुम बताओ कि इन अनंत स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, है ना? इन अनंत स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और इन अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, है ना? इस अनंत स्रोत से किरणें निकलेंगी और इस अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, तो पर्दे पर ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे। ठीक है? तुम अच्छे से ध्यान रखना कि इन अनंत स्रोत से निकलने वाली तरंगों के सुपरपोजिशन को ही विवर्तन कहते हैं। है ना? पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के सुपरपोजिशन को ही विवर्तन बोलते हैं। ठीक है? तो इससे हमको व्यतिकरण और विवर्तन का हमको डिफरेंस पता चल गया। है ध्यान रखना, इससे हमको व्यतिकरण और विवर्तन का डिफरेंस पता चल गया। ठीक है? तो ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि केवल 2 स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के सुपरपोजिशन को तो व्यतिकरण बोलते हैं। है ना? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हैं कि केवल 2 स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के सुपरपोजिशन को व्यतिकरण बोलते हैं और पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के सुपरपोजिशन को विवर्तन बोलते हैं। है ना? ये इसमें मेन चीज़ है, ठीक है? तो जो-जो बोला है यहाँ सारा लिख दिया है, ठीक है ना? बस मैं एक बार बहुत शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ, है ना? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को तो ये मान लेते हैं कि कोई पतली आयताकार स्लिट है, इसकी चौड़ाई स्मॉल डी है, इसे कैपिटल डी दूरी पर पर्दा रख दिया है, जहाँ हमको विवर्तन पैटर्न देखना है। और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इस स्लिट पर समानांतर किरणें गिराते हैं, ठीक? हाँ, बस है ना? प्रकाश को छोटी-सी स्लिट पे गिराएँ तो इससे निकलने के बाद प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, जिसको विवर्तन बोलते हैं। फिर तो इसको स्टडी हम ऐसे कर सकते हैं। ये बताओ, इस स्लिट पर किरणें समानांतर गिराई हैं तो तरंगाग्र कैसे होंगे? ऐसे समतल होंगे। बस दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा, बस तरंगाग्र का एक छोटा-सा भाग ही स्लिट से गुज़र पाएगा, है ना? और सबसे मेन चीज़ ये है कि तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुज़र पा रहा है, उसको पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत के तुल्य मान सकते हैं। तो बस इन अनंत स्रोत से किरणें निकलेंगी, है ना? और अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, तो पर्दे पर ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे। और ध्यान रखना तुम अच्छे ध्यान रखना कि इन पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के सुपरपोजिशन को विवर्तन बोलते हैं। तो ध्यान रखना अच्छे से कि केवल 2 या 3 स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के सुपरपोजिशन को तो व्यतिकरण बोलते हैं, लेकिन पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के सुपरपोजिशन को विवर्तन बोलते हैं। ठीक है? बस पक्का बोल सकते हैं। इन अनंत स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलेंगी जो पर्दे के अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, तो पर्दे पर ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे। ठीक है? तो इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो वही अ, तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुज़र पा रहा है, उसको पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत के तुल्य मान सकते हैं। अनंत स्रोत से प्रकाश निकलेगा, जो पर्दे के अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेगा तो ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे और अनंत स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के सुपरपोज़िशन को ही विवर्तन बोलते हैं, ये देख लिया, ठीक है। बस अब देखते हैं कि पर्दे के अलग-अलग बिंदुओं पर कहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा और कहाँ डार्क स्पॉट बनेगा, वो देखते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले मान लेते हैं इन अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के मध्य बिंदु पर मतलब y इक्वल टू 0 पर मिल रही है ना? मान लेते हैं इन अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के मध्य बिंदु मतलब y इक्वल टू 0 पर मिल रही हैं, तो यहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा या डार्क स्पॉट बनेगा, वो देखना है। ठीक है? तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि जो तरंगाग्र का छोटा-सा भाग स्लिट से गुजर पा रहा है ना, उसको पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत की जगह पास-पास सटे हुए 100 स्रोत में बाँट देते हैं। है तो ध्यान रखना कि तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुजर पा रहा है, उसको पास-पास सटे हुए 100 स्रोत के तुल्य मान लेते हैं, ठीक है? तो चलो, तुम देखते बताओ कि इन पास-पास सटे हुए 100 स्रोत से निकलने वाली किरणें अगर पर्दे के मध्य बिंदु पर मिलें, तो साफ-साफ देख सकते हैं कि बताओ यहाँ, है ना? साफ-साफ देख सकते हैं कि यहाँ अपर हाफ और लोअर हाफ से आने वाली किरणों के बीच पथांतर 0 होगा। है ना? बोल सकते हैं कि इन 100 स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के मध्य बिंदु पर मिलें। तो बताओ यहाँ अपर हाफ और लोअर हाफ के संगत स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के बीच पथांतर 0 होगा। जैसे तुम बताओ कि ये पहले स्रोत से आने वाली किरण है और ये 100वें स्रोत से आने वाली किरण है। है ना? ये देखते हैं।
ये मान लेते हैं पहले स्रोत से आने वाली किरण और ये 100वें स्रोत से आने वाली किरण, तो साफ-साफ दिख रहा है कि किरणें अगर पर्दे के मध्य बिंदु पर मिले, तो बताओ पहले स्रोत से आने वाली किरण और 100वें स्रोत से आने वाली किरण का पथ समान होगा, मतलब पथांतर 0 होगा। मतलब पक्का बोल सकते हैं कि किरणें अगर पर्दे के मध्य बिंदु पर मिले, तो यहाँ पहली है ना, यहाँ पहली स्रोत से आने वाली किरण और 100वें स्रोत से आने वाली किरण के बीच पथांतर 0 होगा। मतलब पहले स्रोत और 100वें स्रोत से आने वाली किरणों के बीच समपोषी व्यतिकरण होगा। ऐसे ही बताओ, ऐसे ही दूसरे स्रोत और 99 स्रोत जो उससे आने वाली किरणों के बीच भी पथांतर 0 होगा, तो दूसरे और 99 स्रोत के बीच भी समपोषी व्यतिकरण होगा। वैसे ही तीसरे और 98वें स्रोत से आने वाली किरणों के बीच भी पथांतर 0 होगा। तो बताओ तीसरे और 98वें स्रोत से आने वाली किरणों का भी समपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है? बस पक्का बोल सकते हैं, एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि इन अनंत स्रोत से आने वाली किरणें अगर पर्दे के मध्य बिंदु पर मिले, तो यहाँ बताओ अपर हाफ और लोअर हाफ के जो संगत स्रोत हैं, उनसे आने वाली किरणों के बीच पथांतर 0 होगा, तो समपोषी व्यतिकरण होगा। मतलब बोल सकते हैं कि पहले और 100वें स्रोत से आने वाली किरणों का भी समपोषी व्यतिकरण होगा, तो तुल्य तीव्रता अधिकतम। दूसरे और 99 स्रोत से आने वाली किरणों के बीच भी समपोषी व्यतिकरण होगा, तो तुल्य तीव्रता अधिकतम होगी। वैसे ही तीसरे और 98वें स्रोत के बीच भी समपोषी व्यतिकरण होगा। चौथे और 96वें स्रोत के बीच भी समपोषी व्यतिकरण होगा। इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि किरणें मध्य बिंदु पर मिले, तो यहाँ अपर हाफ और लोअर हाफ के संगत स्रोत से आने वाली किरणों के बीच पथांतर 0 होगा, तो अपर हाफ और लोअर हाफ के संगत किरणों के बीच समपोषी व्यतिकरण होगा। और समपोषी व्यतिकरण होगा, मतलब वहां मध्य बिंदु पर प्रकाश की तुल्य तीव्रता अधिकतम होगी। इसने मध्य बिंदु पर सबसे चमकीला बिंदु बनेगा, और मध्य बिंदु पर जो सबसे चमकीला बिंदु बनता है, जो ब्राइटेस्ट स्पॉट बनता है, उसको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बोलते हैं, या किताबी शब्दों में सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ये तो पहली चीज तो बहुत सिंपल है, ये अनंत स्रोत से आने वाली किरणें मध्य बिंदु पर मिले, तो यहाँ पहले और 100वें स्रोत के बीच भी समपोषी व्यतिकरण, दूसरे और 99वें स्रोत के बीच भी समपोषी व्यतिकरण, तीसरे और 98वें स्रोत के बीच भी समपोषी व्यतिकरण, तो अपर हाफ और लोअर हाफ की संगत किरणों के बीच समपोषी व्यतिकरण होगा, तो यहाँ तुल्य तीव्रता अधिकतम होगी। इसलिए अब ब्राइट नहीं, ब्राइटेस्ट स्पॉट बनेगा, सबसे ज्यादा ब्राइट स्पॉट बनेगा, इसलिए इसको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो मध्य बिंदु पर तो सबसे चमकीला बिंदु बनेगा, जिसको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि स्लिट से निकलने वाली किरणें ऊपर मिले, तब क्या होगा। तो बच्चों देखो, जो जो एक्सप्लेन किया उसको मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख भी दिया है। इसमें वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। हाँ बच्चों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये तो वही सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट ही है, मतलब डी चौड़ाई की पतली स्लिट है, उस पर हमने समानांतर किरणें गिराई हैं, तो हमको पता है कि दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी भाग रुक जाएगा, तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग इस स्लिट से गुजर पाएगा, और तरंगाग्र का जो छोटा सा भाग स्लिट से गुजर पा रहा है, उसको पास पास सटे हुए अनंत स्रोत के तुल्य मान सकते हैं, जिसको सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। बस इन अनंत स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, जो पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगी ना, तो पास पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के सुपरपोजिशन को विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये तो देखो, सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें अगर पर्दे के मध्य बिंदु पर मिले, है ना, हम देख चुके हैं कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के मध्य बिंदु पर मिले, तो यहाँ तो अपर हाफ और लोअर हाफ के बीच पथांतर 0 होगा, तो यहाँ तो अपर हाफ और लोअर हाफ की संगत किरणों के बीच समपोषी व्यतिकरण होगा, इससे यहाँ तो ब्राइटेस्ट स्पॉट बनेगा, जिसको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बोलते हैं। तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब चलो अब मान लेते हैं कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें थोड़ी ऊपर मिल रही है। ये तो अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें अगर ऊपर मिले, तो अब अपर हाफ और लोअर हाफ के बीच पथांतर 0 नहीं होगा। अब अपर हाफ वाली किरणों का पथ कम होगा और लोअर हाफ वाली किरणों का पथ ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब अब पथांतर 0 नहीं होगा। तो चलो अब मान लेते हैं कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें, मैं बता रहा हूँ केवल पहली और लास्ट ही किरण, लेकिन मन में समझ जाना कि वास्तव में पहली और लास्ट किरण नहीं, ऐसी पास पास सटी अनंत किरणें होंगी, वो तुम समझ जाना, है ना। तो अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें मध्य बिंदु पर मिल रही थी, लेकिन अब मान लेते हैं कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें मध्य बिंदु पे नहीं, थोड़ा ऊपर मिल रही है, मतलब थीटा कोण वाली स्थिति पर मिल रही है
है ना? मान लेते हैं कि अब अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें मध्य बिंदु पर नहीं, थीटा कोण वाली स्थिति पे मिल रही है, से ऊपर मिल रही है, ठीक है? ये हमने YDSC में ही पढ़ा था, है ना? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि बताओ अगर एक किरणें थीटा कोण वाली स्थिति पर मिले, तो यहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होगा? d sin थीटा, है ना? हम पढ़ चुके हैं। ये YDSC में पढ़ा था, क्या करते हैं एक से दूसरे पर लंब डालते हैं, तो ये वाली जो दूरी होगी इन दोनों की लंबाई में अंतर होगा। और YDSC में पढ़ चुके हैं कि ये वाली दूरी d हो तो ये दूरी कितनी होती है? d sin थीटा। या तो हम बोल सकते हैं कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें अगर ऊपर मिले तो अब पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर होगा ना, और हम पक्का बोल सकते हैं, वापस से गधों टाइप से डिराइव करने की जरूरत नहीं है ना, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें अगर ऊपर मिले, मतलब थीटा कोण वाली स्थिति पर मिले, तो यहाँ मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होगा? d sin थीटा, है ना? देख चुके हैं कि किरणें यहाँ मिले, तो यहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होगा? d sin थीटा। फिर बताओ, किरणें जैसे-जैसे ऊपर मिलेंगी वैसे-वैसे पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर बढ़ेगा, है ना? हमको प्रैक्टिकली पता है कि किरणें जैसे-जैसे ऊपर मिले वैसे-वैसे पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर बढ़ेगा, और मान लेते हैं बढ़ते-बढ़ते किसी बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा हो गया, है ना? ध्यान से देखना। तो ये कि जैसे-जैसे ऊपर मिलेंगे पथांतर बढ़ेगा, और चलो मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा हो गया। आराम से बताओ कि पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा हो गया तो कलांतर कितना होगा? 2 पाई। मैंने बताया था कि पथांतर डेल्टा x हो तो कलांतर k डेल्टा x होता है। k को 2 पाई बाय लैम्ब्डा इंटू डेल्टा x है, पथांतर लैम्ब्डा है, तो सॉल्व करेंगे तो 2 पाई। वो तुम ऐसे मुंह जुबानी कर सकते हो, ठीक है? ये तो मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा है ना? वही किसी बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा है, मतलब पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 2 पाई है, तो यहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा या डार्क स्पॉट बनेगा, वो देखना है। ये तो सबसे खतरनाक चीज ये है, सबसे खतरनाक चीज ये है कि व्यतिकरण में तो जहाँ पथांतर लैम्ब्डा है, कलांतर 2 पाई होता है, वहां ब्राइट स्पॉट बनता है। लेकिन ये व्यतिकरण, ये विवर्तन है, ठीक है? तो इस विवर्तन में जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा या कलांतर 2 पाई हो, वहां ब्राइट स्पॉट नहीं, डार्क स्पॉट बनता है, ठीक है? तो ये एक बार देखते हैं कि व्यतिकरण में तो यहाँ ब्राइट स्पॉट बनता था, विवर्तन में डार्क स्पॉट कैसे बन रहा है वो देखते हैं, ठीक है? ठीक है, तो मान लेते हैं किसी बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा है, कलांतर 2 पाई है, क्या बनेगा वो देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर ये व्यतिकरण होता, है ना? ध्यान रखना कि अगर ये व्यतिकरण होता तो उस केस में तो केवल 2 ही तरंगों का सुपरपोज़िशन होता था। है, तो ध्यान रखना कि YDC का प्रयोग होता है व्यतिकरण होता, तब तो हमको पता है कि व्यतिकरण में तो केवल 2 तरंगों या 2 किरणों का ही सुपरपोज़िशन होता है। ठीक है, तो इनका परिणामी निकालने के लिए फेजर डायग्राम मेथड या वेक्टर डायग्राम मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम बताओ इस बार, है ना, अगर ये व्यतिकरण होता और इन दोनों किरणों के बीच पथांतर लैम्ब्डा या कलांतर 2 पाई होता, तो तब पहली तरंग का वेक्टर डायग्राम ऐसा बनता और दूसरी तरंग का वेक्टर डायग्राम इसकी तुलना में 2 पाई मतलब 360 डिग्री घुमा होता, इस टाइप का होता। ये तो बोल सकते हैं हम कि अगर ये व्यतिकरण होता तब तो केवल 2 तरंगों का ही सुपरपोजिशन होता ना, तो पहली तरंग के संबंधित वेक्टर डायग्राम ऐसा होता, और कलांतर 360 डिग्री है, इसलिए दूसरी तरंग के संबंधित वेक्टर डायग्राम ऐसा होता। दोनों समांतर हो जाते ना, तो परिणामी अधिकतम होता। और बताओ परिणामी अधिकतम होता तो तुल्य तीव्रता भी अधिकतम होती, इसलिए ब्राइट स्पॉट बनता। ये तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये व्यतिकरण होता तब तो दोनों के वेक्टर डायग्राम समानांतर होते, परिणामी अधिकतम होता तो व्यतिकरण के केस में तो यहाँ ब्राइट स्पॉट बनता है, ठीक है? लेकिन तुम अच्छे से ध्यान रखना है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि इस बार व्यतिकरण नहीं हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। मतलब इस बार केवल 2 तरंगों का सुपरपोजिशन नहीं, पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणों का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो ये खतरनाक चीज है। इस बार व्यतिकरणीय विवर्तन है, मतलब केवल 2 तरंगों का ही नहीं, इस बार पास-पास सटे हुए, है ना? केवल 2 तरंगों का ही नहीं, इस बार पास-पास सटे हुए
अनंत स्रोत से निकलने वाले तरंगों का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो ध्यान रखना कि इस बार वेक्टर डायग्राम या फेज़र डायग्राम में 2 ही वेक्टर नहीं होंगे, पास-पास सटे हुए अनंत वेक्टर होंगे। है तो ये बोल सकते हैं कि इस बार व्यतिकरणीय विवर्तन है, मतलब इस बार केवल 2 तरंगों का सुपरपोजिशन नहीं, पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाली तरंगों का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो इस बार वेक्टर डायग्राम में या फेज़र डायग्राम में 2 नहीं, पास-पास सटे हुए अनंत वेक्टर होंगे। तो चलो मान लेते हैं कि पहली स्रोत से जो तरंग आ रही है ना? मान लेते हैं कि पहली स्रोत से जो प्रकाश की तरंग आ रही है, उसके संबंधित वेक्टर डायग्राम ऐसा बन रहा है ना? तो तुम बताओ कि दूसरे स्रोत से जो तरंग आएगी, है ना? बताओ दूसरे स्रोत से प्रकाश की जो तरंग निकलेगी उसका फेज़ थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। तो ये तो इसके संबंधित वेक्टर डायग्राम का कोण भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ऐसे ही तीसरे स्रोत से जो तरंग आएगी उसका फेज़ थोड़ा-सा और ज़्यादा होगा, है ना? तो वेक्टर डायग्राम में इसके संबंधित वेक्टर का कोण और ज़्यादा होगा। बस हम बोल सकते हैं कि जो पहले स्रोत से तरंग आएगी उसका वेक्टर डायग्राम ऐसा होगा, दूसरे स्रोत से जो तरंग आएगी उसका वेक्टर डायग्राम ऐसा, तीसरे स्रोत से तरंग आएगी उसका वेक्टर डायग्राम ऐसा, चौथी स्रोत से आने वाली तरंग का ऐसा, पांचवें स्रोत का ऐसा, छठे का ऐसा, सातवें का ऐसा, इस तरह से, है ना? इस बार पास-पास सटे अनंत स्रोत हैं तो इस बार वेक्टर डायग्राम भी इस टाइप के होंगे, ठीक है? और चलो तुम बताओ कि इस बार पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा है, कलांतर 2 पाई है, मतलब 360 डिग्री है। तो बताओ इस बार ये जो वेक्टर है वो एक कंप्लीट वृत्त बनाएंगे, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। है तो ये बोल सकते हैं। इस बार दोनों ही पास-पास सटी अनंत किरणों का सुपरपोज़िशन है, बस पहली तरंग का वेक्टर डायग्राम ऐसा है तो दूसरी तरंग का वेक्टर डायग्राम थोड़े से कोण पर होगा। तीसरी तरंग का फेज़ थोड़ा और ज़्यादा होगा, तो उसका वेक्टर डायग्राम ऐसा, चौथी तरंग का ऐसा, पाँचवीं तरंग का ऐसा, छठी तरंग का ऐसा। और बताओ पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 2 पाई मतलब 360 डिग्री है। तो ध्यान रखना कि इस बार पहली और लास्ट वेक्टर डायग्राम के बीच कोण भी 360 डिग्री होगा, तो इस बार इस टाइप का वेक्टर डायग्राम बनेगा जिसमें 2 नहीं पास-पास सटे हुए अनंत वेक्टर होंगे। सही है ना? तो बस तुम आराम से बताओ कि बताओ इस बार वेक्टर डायग्राम में वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वापस वहीं खत्म हो रहे हैं, है ना? और मैथमेटिकल टूल में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है? वेक्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो वापस वहीं खत्म हो तो इन सब का परिणामी 0 होगा। तो इन सब का परिणामी 0 होगा मतलब तुल्य आयाम भी 0, तुल्य तीव्रता भी 0, तो यहाँ डार्क स्पॉट बनेगा। तो यहाँ डार्क स्पॉट बनेगा जिसको पहला डार्क स्पॉट बोलेंगे या पहला मिनिमा बोलेंगे, तो ये डिफरेंस है यार, है ना? तो ये ध्यान रखना। बहुत शॉर्ट में मैं एक बार ये सारा लिखवा तो दिया है, मैं एक बार बहुत शॉर्ट में बताता हूँ तो याद रखना कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर लैम्ब्डा, सॉरी पथांतर लैम्ब्डा है, कलांतर 2 पाई है। तो अगर इसमें व्यतिकरण होता तब तो केवल 2 तरंगों का ही सुपरपोज़िशन होता, तो दोनों के संबंधित वेक्टर समानांतर होते, परिणामी अधिकतम होता है तो यहाँ ब्राइट स्पॉट बनता। लेकिन इस बार व्यतिकरणीय विवर्तन है, इस बार केवल 2 तरंगों का नहीं पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाली तरंगों का सुपरपोज़िशन है। तो इस बार वेक्टर डायग्राम में केवल 2 ही वेक्टर नहीं अनंत वेक्टर होंगे, ठीक है? सही है ना? तो हम बोल सकते हैं कि है ना? बोल सकते हैं कि पहले स्रोत से जो तरंग आएगी उसका वेक्टर डायग्राम ऐसा होगा, दूसरे स्रोत से जो तरंग आएगी उसका थोड़ा-सा फेज़ डिफरेंस होगा, तो वेक्टर डायग्राम ऐसा, तीसरी स्रोत से तरंग आएगी उसका वेक्टर डायग्राम ऐसा, चौथी स्रोत से तरंग आएगी उसका वेक्टर डायग्राम ऐसा, और पहली और लास्ट किरण के बीच कालांतर 360 डिग्री है, तो पहली और लास्ट वेक्टर, है ना? पहले और लास्ट वेक्टर डायग्राम के बीच कोण 360 डिग्री होगा, मतलब इस बार ये वेक्टर डायग्राम पूरा वृत्त कंप्लीट करेगा। तो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहे वापस वहीं खत्म हो रहे, तो परिणामी 0, तो तुल्य आयाम 0, तुल्य तीव्रता 0, तो यहाँ डार्क स्पॉट बनेगा। ठीक है? जिसको पहला डार्क स्पॉट बोलेंगे। ध्यान रखना कि अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अब दिमाग में ये चित्र ही आ जाना चाहिए, ठीक है? तो एक लाइन में बोल सकते हैं कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर लैम्ब्डा हो, सॉरी पथांतर लैम्ब्डा है, कलांतर 360 डिग्री हो, वेक्टर डायग्राम एक पूरा वृत्त कंप्लीट करेगा, तो सारे सदिशों का परिणामी 0 होगा। तो यहाँ तुल्य आयाम तुल्य तीव्रता 0 होगी तो डार्क स्पॉट बनेगा जिसको पहला डार्क स्पॉट या पहला मिनिमा बोलते हैं, प्रथम निम्निष्ठ, ये हो गया। अब आगे की चीजें तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, अब तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आगे की चीजें इजीली कर सकते हो। तो चलो अब मान लेते हैं कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें थोड़ी और ऊपर मिल रही हैं, है ना? चित्र नहीं बना पाऊंगा, समझ जाना कि अब मान लेते हैं अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें थोड़ी और ऊपर मिल रही हैं, और चलो मान लेते हैं कि अब किसी बिंदु पर, तो बना ही देता
है ना? ऐसे बना देता हूँ चलो। हुँ। ये तो मान लेते हैं कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें थोड़ी और ऊपर मिल रही हैं और चलो अब मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 है। सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है? ध्यान रखना कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें और ऊपर मिलेंगी तो पथांतर और बढ़ेगा और चलो अब मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 1.5 लैम्ब्डा है मतलब 3 लैम्ब्डा बाय 2 है। पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर इतना है, तो पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर कितना होगा? 3 पाई। वो कर सकते हो कि पथांतर इतना है तो कलांतर k डेल्टा x k 2 पाई बाय लैम्ब्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना है 3 लैम्ब्डा बाय 2 तो ये 3 पाई हो गया। वो तुम मुंह जुबानी बोल सकते हो ठीक है? तो चलो मान लेते हैं कि स्लिट से निकलने वाली किरणें और ऊपर मिल रही हैं तो पथांतर बढ़ेगा ना और मान लेते हैं किसी बिंदु पर पहली और है ना किसी बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 है मतलब पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 3 पाई है। तो यहाँ क्या बनेगा वो देखना है। यहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा या डार्क स्पॉट बनेगा वो देखना है, ठीक है? तो यहाँ भी वही ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि अगर ये व्यतिकरण होता, तब तो जहाँ पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 या कलांतर 3 पाई है, वहाँ डार्क स्पॉट बनता। लेकिन है ना, हम समझते हैं कि अगर व्यतिकरण होता, तो जहाँ पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 या कलांतर 3 पाई है, वहाँ डार्क स्पॉट बनता है, ठीक है? हमको पता है कि व्यतिकरण है तो केवल 2 तरंगों का व्यतिकरण होता। तो बताओ पहली तरंग का वेक्टर डायग्राम ऐसा और उसकी तुलना में दूसरी तरंग फिर उसकी तुलना में दूसरी तरंग का जो वेक्टर है वो 3 पाई जितना घुमा होता मतलब इस टाइप का होता है। बस दोनों वेक्टर अपोजिट है इसलिए तुल्य एवं न्यूनतम विनाशी व्यतिकरण होता है ठीक है। लेकिन ये व्यतिकरणी विवर्तन है ठीक है। यहाँ क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है तो वही देखते हैं कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 या कलांतर 3 पाई है, यहाँ क्या बनेगा वो देखते हैं। तो ध्यान रखना कि व्यतिकरण होता है ना व्यतिकरण में जब पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 या कलांतर 3 पाई हो वहाँ डार्क स्पॉट बनता है लेकिन व्यतिकरणीय विवर्तन है तो यहाँ डार्क की जगह एक घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट बनेगा ठीक है। तो इसको भी हम देख सकते हैं ठीक है ना तो हम अच्छे समझते हैं ये हम अच्छे समझते हैं कि इस बार व्यतिकरणीय विवर्तन है मतलब इस बार केवल दो ही तरंगों का सुपरपोजिशन नहीं हो रहा है पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाले तरंगों का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो इस बार वेक्टर डायग्राम में 2 वेक्टर नहीं पास-पास सटे हुए अनंत वेक्टर होंगे, ठीक है ना? तो बस बोल सकते हैं कि पहले स्रोत से जो तरंग निकलेगी उसके संबंधित वेक्टर डायग्राम ऐसा मान लेते हैं। फिर दूसरे स्रोत से जो तरंग निकलेगी उसके संबंधित वेक्टर डायग्राम ऐसा, तीसरे स्रोत से तरंग निकलेगी उसका वेक्टर डायग्राम ऐसा। इस टाइप से सारे वेक्टर डायग्राम एक के बाद एक सटे होंगे और तुम बताओ कि पहली और लास्ट तरंग के बीच कलांतर 3 पाई है, मतलब इस बार ये जो वेक्टर डायग्राम है वो 1 एंड हाफ सर्किल पूरा करेगा। है ना? हम देख सकते हैं कि पहली और लास्ट तरंग के बीच कलांतर 3 पाई है। ये 3 पाई मतलब क्या होता है? 3 डेढ़ चक्कर ठीक ना? तो पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 3 पाई है। तो बताओ इस बार इनका जो वेक्टर डायग्राम है वो डेढ़ सर्किल पूरे करेगा मतलब डेढ़ चक्कर पूरे करेगा ठीक है। और तुम बताओ कि वेक्टर डायग्राम डेढ़ चक्कर पूरे करेगा तो बताओ इस बार परिणामी क्या होगा? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश तो इस बार परिणामी 0 नहीं होगा एक टाइप से मैक्सिमम जैसा ही होगा। बस इस बिंदु पर तुल्यांक थोड़ा ज्यादा होगा इसलिए इस बार ब्राइट स्पॉट बनेगा, है ना? तो ये कह सकते हैं तो ध्यान रखना कि व्यतिकरणी विवर्तन है पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाली प्रकाश का सुपरपोजिशन है तो वेक्टर डायग्राम में दो वेक्टर नहीं पास-पास सटे हुए अनंत वेक्टर होंगे तो बस पहले स्रोत से आने वाली तरंग का वेक्टर डायग्राम ऐसा होगा दूसरे का वेक्टर डायग्राम ऐसा तीसरे का ऐसा चौथे का ऐसा और पहले और लास्ट किरण के बीच कलांतर 3 पाई है मतलब पहले और लास्ट किरण है ना पहले और लास्ट वेक्टर के बीच कोण भी 3 पाई होगा मतलब इस बार जो वेक्टर डायग्राम है एक नहीं डेढ़ चक्कर करेगा तो बताओ इस बार इन वेक्टर का परिणामी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश ऐसा होगा है ना बस इस बार परिणामी जीरो नहीं एक टाइप से मैक्सिमम होगा तो यहाँ भी एक ब्राइट स्पॉट बनेगा लेकिन तुम देखते ही बताओ इस बार बताओ पहले 1/3 और दूसरे 1/3 का कंट्रीब्यूशन तो कैंसिल हो गया है जो भी परिणामी हो तीसरे 1/3 के कारण ही है ना तो इस बार ब्राइट स्पॉट तो बनेगा लेकिन उसकी तीव्रता काफी कम होगी तो ये जो ब्राइट स्पॉट होगा उसको पहला ब्राइट स्पॉट नहीं बोलते हैं इसको
पहला घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट या प्रथम द्वितीयक उच्चीज बोलते हैं। ठीक है? तो इसको फर्स्ट मैक्सिमा नहीं बोलते हैं, फर्स्ट घटिया स्तर का मैक्सिमा मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है? ये ध्यान रखना। चलो अब आगे की कहानी तुम खुद कर सकते हो। ठीक है? तो चलो किरणें और ऊपर मिलेंगी तो पथांतर और बढ़ेगा, है ना भाई? किरणें और ऊपर मिलेंगी तो पथांतर और बढ़ेगा। और अब मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2 लैम्ब्डा है ना? मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2 लैम्ब्डा है, मतलब कलांतर 4 पाई है। तो बताओ यहाँ क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट? डार्क स्पॉट बनेगा। ठीक है? तो इसको भी कर सकते हो। फिर तो मान लेते हैं कि इस बार किसी बिंदु पर मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2 लैम्ब्डा है या कलांतर 4 पाई है। तो अब यहाँ क्या बनेगा वो देखते हैं। तो हमको पता है कि जब पथांतर 2 लैम्ब्डा या कलांतर 4 पाई हो तो व्यतिकरण में तो यहाँ ब्राइट स्पॉट बनता है, लेकिन ये विवर्तन है तो यहाँ डार्क स्पॉट बनेगा। ठीक है? और क्यों बनेगा वो भी तुम सोच सकते हो कि बताओ इस बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2 लैम्ब्डा है, कलांतर 4 पाई है ना? तो इस बार व्यतिकरणी विवर्तन हो रहा है। दो तरंग नहीं, पास पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाली तरंगों का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो वही कि दो तरंगों का नहीं, पास पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाली तरंग का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो इस बार भी पास पास सटे हुए अनंत वेक्टर होंगे। तुम बताओ इस बार भी पहले स्रोत से निकलने वाली तरंग का वेक्टर डायग्राम ऐसा बना है, तो दूसरी स्रोत का तरंग का वेक्टर डायग्राम ऐसा, तीसरी स्रोत से निकलने वाली तरंग का वेक्टर डायग्राम ऐसा, इस टाइप की होगी। और पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 4 पाई है। मतलब बताओ इस बार ये जो वेक्टर डायग्राम है वो कितने चक्कर कंप्लीट करेगा? ऐसे 2 चक्कर कंप्लीट करेगा। ये तो बोल सकते हैं कि सारी तरंगों की कलांतर, है ना? पहले की कला कम, दूसरे की फेज ज्यादा, तीसरे की फेज और ज्यादा। इस तरह से पास-पास सटे हुए अनंत वेक्टर होंगे और पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 4 पाई है। इसलिए इस बार जो वेक्टर डायग्राम है वो एक की जगह 2 चक्कर कंप्लीट करेगा। तो इस बार भी वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वापस वहीं खत्म हो रहे हैं, तो इनका परिणाम ही 0 होगा। तो तुल्य आयाम भी 0, तुल्य तीव्रता भी 0, तो यहाँ भी डार्क स्पॉट बनेगा। और ये जो डार्क स्पॉट होगा उसको दूसरा डार्क स्पॉट मतलब दूसरा मिनिमा बोलेंगे। ऐसे में आगे की कहानी जानते हो। अब मान लेते हैं कि किरणें और ऊपर मिल रही हैं, और अब मान लेते हैं कि जगह नहीं है लेकिन मुझ बनी बता रहा हूँ कि अब मान लेते हैं किसी बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर, ये पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2.5 लैम्डा है, मतलब 5 लैम्डा बाय 2 या कलांतर 5 पाई है। तो बताओ यहाँ क्या बनेगा? ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट? यहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा। ठीक है? व्यतिकरण में तो डार्क स्पॉट बनता था, लेकिन विवर्तन में ब्राइट स्पॉट बनेगा। उसको भी देख सकते हैं। बताओ यहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 5 लैम्डा बाय 2 या कलांतर 5 पाई है ना? तो बताओ यहाँ भी पास पास सटे अनंत तरंगों का सुपरपोजिशन हो रहा है, इसलिए पास पास सटे अनंत वेक्टर होंगे। और इस बार पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 5 पाई है, इससे इस बार वेक्टर डायग्राम कितने वृत्त कंप्लीट करेगा? 2.5 वृत्त कंप्लीट करेगा। 5 पाई का मतलब 2.5 होता है ना? तो इस बार जो वेक्टर डायग्राम है 2.5 चक्कर पूरे करेगा। तो बताओ इस बार भी परिणामी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा वेक्टर होगा। तो इस बार भी परिणामी थोड़ा, ठीक, परिणामी इस बार ज्यादा ही होगा। तो इस बार भी ब्राइट स्पॉट बनेगा, लेकिन ये दूसरा घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट होगा, इसलिए इसको दूसरा ब्राइट स्पॉट नहीं, अपमान करने के लिए दूसरा घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट या दूसरा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बोलेंगे। नहीं, सही है ना? तो बस इसी टाइप से हम पर्दे पर क्रमागत रूप से ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे। और तुम बताओ कि जैसे ऊपर ब्राइट और डार्क स्पॉट बने वैसे नीचे भी ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे। हाँ बच्चों देखो, इसका चित्र मैंने सिस्टमेटिक बना दिया है। इसमें बना दिया कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्डा है, कलांतर 2 पाई हो, वहां वेक्टर डायग्राम एक कंप्लीट वृत्त पूरा करेगा। तो सबका परिणामी 0 होगा, तो यहाँ डार्क स्पॉट बनेगा। फिर जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर पथांतर 3 लैम्डा बाय 2 या कलांतर 3 पाई हो, वहां वेक्टर डायग्राम डेढ़ सर्किल पूरा करेगा। तो इस बार परिणामी 0 नहीं होगा, एक टाइप का मैक्सिमा होगा, लेकिन कम तीव्रता का मैक्सिमा होगा, इससे पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट। फिर जहाँ पथांतर 2 लैम्डा है, कलांतर 4 पाई हो, वहां
वेक्टर डायग्राम 2 सर्किल पूरे करेगा, 2 चक्कर पूरे करेगा तो इस बारी वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वापस वहीं खत्म हो रहे हैं, परिणामी 0 होगा, तो तुल्य तीव्रता भी 0 होगी। डार्क स्पॉट इस टाइप से इज़िली कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन आते हैं वेक्टर डायग्राम दिमाग में चमकना चाहिए, तो तुम इसको इज़िली सोच पाओगे। अगर तोते के टाइप से रटोगे तो भूल जाओगे, तो ये इसको करने का बेस्ट तरीका है। इंडिया के बाहर की जो बुक होती है रेस्टिंग हेलिडेज, यूनिवर्सिटी फिजिक्स उसमें इसी टाइप से दिया होता है। अपने इंडियन एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन ये सोचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि व्यतिकरण में 2 वेक्टर का सुपरपोज़िशन होता है, इसलिए वेक्टर डायग्राम में 2 ही वेक्टर होते हैं। विवर्तन में इनफाइनाइट है ना? विवर्तन में पास पास सटे हुए इनफाइनाइट तरंगों का सुपरपोज़िशन होता है, इसलिए उसमें पास पास सटे हुए इनफाइनाइट वेक्टर होते हैं। हाँ, बच्चों देखो अभी हमने विवर्तन को लॉजिकली तो स्टडी कर लिया कि मतलब कहाँ डार्क स्पॉट और कहाँ ब्राइट स्पॉट बनेंगे उसको लॉजिकली स्टडी कर लिया और इसको देखने का बेस्ट तरीका है वेक्टर डायग्राम से देखना। ये सब कर लिया तो बस अब हम इसको थोड़ा-सा मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। ये तो ध्यान रखना तुम कि व्यतिकरण में तो ब्राइट स्पॉट की स्थितियाँ याद रखना ज़्यादा आसान था, लेकिन विवर्तन में डार्क स्पॉट की स्थितियाँ याद रखना ज़्यादा आसान है, ठीक है? तो विवर्तन में पहले हम डार्क स्पॉट या मिनिमा की स्थितियाँ देखेंगे, ब्राइट स्पॉट की बाद में देखेंगे, ठीक? तो विवर्तन में पहले हम डार्क स्पॉट की स्थितियाँ देखते हैं और हमको पता है कि जहाँ डार्क स्पॉट बनता है वहाँ तुल्य तीव्रता न्यूनतम या मिनिमम होती है। इसलिए डार्क स्पॉट को किताबी शब्दों में क्या बोलते हैं? मिनिमा। ये हिंदी में निम्निष्ठ बोलते हैं। बस व्यतिकरण में पहले ब्राइट स्पॉट की स्थितियाँ देखी थी, आसान था। वैसे ही विवर्तन में डार्क स्पॉट की स्थितियाँ याद रखना ज़्यादा आसान होगा, ठीक? तो चलो पहले हम डार्क स्पॉट या मिनिमा की स्थितियाँ देखते हैं। ये तो हम अभी देख चुके हैं, है ना? वही चीज़ यार। कि समानांतर किरणें गिरा रहे हैं, ठीक है? इसको किसी पतली सी स्लिट पर आपतित करें, बताया था मैंने। ये तो प्रकाश की समानांतर किरणें जिसका तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है, उसको किसी पतली सी आयताकार स्लिट पर आपतित करते हैं जिसकी चौड़ाई डी है। ये तो हमको पता है कि किरणें ऐसी है तो तरंगाग्र ऊर्ध्वाधर होंगे, दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग रुक जाएगा। बस तरंगाग्र का छोटा-सा भाग इस स्लिट से गुज़र पाएगा। तरंगाग्र का जो छोटा-सा भाग स्लिट से गुज़र पा रहा है उसको पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से बना हुआ मान सकते हैं। तो बस पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के अलग-अलग बिंदु पर मिलेंगी तो ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे। तो चलो सबसे पहले हम डार्क स्पॉट या मिनिमा की स्थितियाँ देखते हैं, ठीक है? तो ये पहले फर्स्ट डार्क स्पॉट की स्थितियाँ देखते हैं। ये तो हम अभी देख चुके थे सॉरी, ये ना तो अभी देख चुके थे कि स्लिट से निकलने वाली किरणें अगर थीटा कोण वाली स्थिति पर मिले, तो यहाँ मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होता है? डी sin थीटा। वाईडीएससी में भी पढ़ चुके हैं। स्लिट से निकलने वाली किरणें थीटा कोण पर मिले, तो यहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर डी sin थीटा होगा। ठीक है? तो एक बार देखते हैं कि जहाँ है ना? एक बार देखते हैं कि जहाँ मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा हो, मतलब पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 2 पाई हो, वहाँ क्या बनेगा वो देखते हैं। ये तो अभी हम देख चुके हैं, ठीक है ना? कि जहाँ पथांतर लैम्ब्डा है, कलांतर 2 पाई हो, तो व्यतिकरण में तो वहाँ ब्राइट स्पॉट बनता है, लेकिन विवर्तन में डार्क स्पॉट बनता है। और क्यों बनता है वो सब हम देख चुके हैं, ठीक है? तो हमको डायरेक्ट पता है कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्ब्डा हो या कलांतर 2 पाई हो, है ना? तो वहाँ क्या बनेगा वो देख चुके हैं। तो हमको पता है व्यतिकरण ये विवर्तन है। इसमें 2 तरंगों का नहीं है ना? पास-पास सटी हुई अनंत तरंगों का सुपरपोज़िशन हो रहा है। ये मैंने बताया था कि चित्र में तो मैंने पहली और लास्ट किरण ही बनाई है, लेकिन वास्तव में पास-पास सटी हुई अनंत किरणें या अनंत तरंगे होंगी, ठीक है? तो हमको पता है, इस बार अनंत तरंगे है तो वेक्टर डायग्राम में अनंत वेक्टर होंगे। पहला तरंग का संबंधित वेक्टर ऐसा होगा, दूसरे का ऐसा, तीसरे का ऐसा और पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 2 पाई है। तो बताओ इस बार इसका जो वेक्टर डायग्राम है कंप्लीट वृत्त पूरा करेगा और बताओ कंप्लीट चक्कर पूरा करेगा तो वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वापस वहीं खत्म हो जाएँगे। तो इन सब का परिणामी 0 होगा, तुल्य आयाम 0 तुल्य तीव्रता 0 है ना? तुल्य आयाम या तुल्य तीव्रता 0 तो वहाँ डार्क स्पॉट बनेगा जिसको पहला डार्क स्पॉट बोलेंगे। बस पहला डार्क स्पॉट कितनी कोणीय स्थिति पर बनेगा, कितने कोण पर बनेगा वो देखना है। तो कर सकते हैं ना? तो हमको अच्छे पता है
और हमको पता है कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें थीटा कोण वाली स्थिति पर मिले हैं। तो यहाँ मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होता है, डी साइन थीटा। और बताओ पहले डार्क स्पॉट के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होना चाहिए, लैम्बडा। ये तो बोल सकते हैं कि पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर डी साइन थीटा होता है, और पहला डार्क स्पॉट बनने के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होना चाहिए, लैम्बडा। तो डी को उधर ट्रांसफर करते हैं ना, उधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, लैम्बडा बाय डी इतना आएगा, ठीक। अब व्यतिकरण में तो हमने दूसरे टाइप से किया था कि नॉर्मली कोण बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा को लगभग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब का काम तो करेगा इसकी रेखीय ऊंचाई y, अपन आधार का काम कौन करेगा, कैपिटल डी। तो इससे y इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ऐसे करते थे व्यतिकरण में, विवर्तन में भी ऐसा कर सकते हैं, कोई पाप नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर रखा है। चीज वही है लेकिन बोलने का तरीका डिफरेंट है। ये तो एनसीईआरटी की बुक में ऐसे कर रखा है। ये बताओ कोण बहुत स्मॉल होता है ना नॉर्मली, ये तो नॉर्मली कोण बहुत स्मॉल होता है, इससे साइन थीटा को लगभग क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि है ना, पहले डार्क स्पॉट के लिए साइन थीटा इक्वल लैम्डा बाय डी। कोण बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा भी लगभग कितना आ गया, लैम्डा बाय डी। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस बार पहला डार्क स्पॉट कितनी कोणीय स्थिति पर बनेगा, लैम्डा बाय स्मॉल डी इतनी कोणीय स्थिति में ये पहला डार्क स्पॉट बनेगा, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, ये पहला डार्क स्पॉट कितनी कोणीय स्थिति पर बनेगा, लैम्डा बाय डी इतनी कोणीय स्थिति पर बनेगा। अब देखो ये तो कोणीय स्थिति है, अब हमको देखना है कि पहले डार्क स्पॉट की रेखीय ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है ना। तो तुम बताओ कि एक्चुअली जो कोण थीटा होता है वो बहुत स्मॉल होता है, और कोण बहुत स्मॉल है, तो फिर कोण को लगभग क्या लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या। ये तो ध्यान रखना कि कोण बहुत स्मॉल है, इसलिए कोण को हम लगभग क्या लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चाप का काम तो कौन करेगा, ये y है ना, और त्रिज्या का काम कौन करेगा, कैपिटल डी, ठीक है। बस ध्यान रखना कि कोण को हम चाप बटे त्रिज्या, चाप का काम तो कौन करेगा, y, अपन त्रिज्या का काम कैपिटल डी इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी। इससे y इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। मतलब पहला डार्क स्पॉट कितनी रेखीय ऊंचाई पर बनेगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, इस कैलकुलेशन में कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किरण थीटा कोण पर मिले तो पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर डी साइन थीटा, और पहले डार्क स्पॉट के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्डा होना चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल लैम्डा बाय डी। कोण नॉर्मली बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को लगभग थीटा, तो थीटा भी लगभग लैम्डा बाय डी रेडियन ये आएगा। तो पहला डार्क स्पॉट इतनी कोणीय स्थिति पर बनेगा। रेखीय स्थिति देखनी है तो होता है कोण बहुत स्मॉल है, तो कोण को हम क्या लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या। नहीं तो चाप का काम तो कौन करेगा, रेखीय ऊंचाई y, और त्रिज्या का काम कौन करेगा, कैपिटल डी। ट्रांसफर करेंगे तो y लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ये तो हम बोल सकते हैं कि पहला डार्क स्पॉट इतनी कोणीय स्थिति पर बनेगा, और उसकी रेखीय ऊंचाई कितनी होगी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना। बुक में डी की जगह ए शब्द यूज करता है, हम लोग स्मॉल डी यूज करें, तो पहले डार्क स्पॉट की ऊंचाई इतनी आ गई। वैसे तो यहीं तक लिखना है, लेकिन बताओ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी को हम फ्रिंज चौड़ाई बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि बोर्ड के एग्जाम में मत लिखना, बोर्ड के एग्जाम में तो नंबर काट देगा, तुम्हारा पूरा पेपर ही फाड़ देगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना कि क्लासिकली देखें तो एक्चुअली बीटा व्यतिकरण के लिए वैलिड होता है, विवर्तन के लिए बीटा वैलिड ही नहीं होता है, बीटा डिफाइंड ही नहीं होता है। फिर भी अपने याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी को हम बीटा बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ भी लेमडा कैपिटल डी को लैम्डा डी बाय स्मॉल डी को हम बीटा बोल सकते हैं। बस कह सकते हैं कि पहला डार्क स्पॉट कितनी रेखीय ऊंचाई पर बनेगा, y इक्वल टू बीटा, जहां बीटा को लैम्डा डी बाय स्मॉल डी ऐसे लिख सकते हैं। बस ऐसे हम दूसरे तीसरे डार्क स्पॉट को भी देख सकते हैं ना। तो चलो अब हमको देखना है कि दूसरा डार्क स्पॉट कहाँ बनेगा वो देखना है, ठीक है। ठीक, तो हम अभी देख चुके हैं, हमको पता है कि जहां मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2 लैम्डा हो, है ना, पहले पढ़ चुके हैं, हमको पता है कि जहां मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2 लैम्डा हो, या पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 4 पाई हो, वहां वेक्टर डायग्राम 2 चक्कर कंप्लीट करेगा, और 2 चक्कर कंप्लीट करेगा मतलब वेक्टर डायग्राम जहां से स्टार्ट होगा वापस वहीं पहुंच जाएगा, तो इस बार भी परिणामी 0 होगा।
मैंने लिख दिया यार कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2 लैम्ब्डा या कलांतर 4 पाई हो, वहाँ अनंत है ना, वहाँ अनंत है ना, वहाँ पास-पास सटी हुई अनंत तरंगों का जो वेक्टर डायग्राम है उस बार 2 चक्कर करेगा। मैं तो बता चुका हूँ कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2 लैम्ब्डा या कलांतर 4 पाई है, वहाँ इन सारी तरंगों के जो वेक्टर डायग्राम है वो 2 चक्कर कंप्लीट करेंगे, तो इस बार भी वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वापस वहीं खत्म हो रहे हैं, तो परिणामी 0 तो तुल्य तीव्रता भी 0। तो यहाँ भी डार्क स्पॉट बनेगा जिसको दूसरा डार्क स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो बस दूसरा डार्क स्पॉट कितनी कोणीय स्थिति पर बनेगा वो देखना है। तो अब तो फटाफट कर सकते हैं हम, है ना? तो अब तो हम फटाफट कर सकते हैं, तो बस हम बोल सकते हैं, इसमें लिख देता हूँ। फिर हम बोल सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि जो दूसरा डार्क स्पॉट है वो भी थीटा कोण वाली स्थिति पर बन रहा है। तो यहाँ भी मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होगा? d sin थीटा। और दूसरे डार्क स्पॉट के लिए पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होना चाहिए? 2 लैम्ब्डा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम sin थीटा निकाल सकते हैं ना? ये तो इससे सॉल्व करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 2 लैम्ब्डा बाय d। और यहाँ भी वही, इसमें भी नॉर्मली थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि पहले डार्क स्पॉट की कोणीय स्थिति तो कितनी आ गई? 2 लैम्ब्डा बाय डी आ गई। अब इसकी हमको रेखीय स्थिति देखनी है, तो हमको पता है कि अगर रेखीय स्थिति देखनी है तो उसके लिए कोण को क्या लिख सकते हैं? चाप बटे त्रिज्या। तो रेखीय स्थिति देखनी है तो कोण को हम क्या लिख सकते हैं? चाप बटे त्रिज्या। ये तो बताओ चाप का काम तो कौन करेगा? इसकी रेखीय ऊंचाई y अपन त्रिज्या का काम कैपिटल D। तो कोण को चाप बटे त्रिज्या, चाप का काम, इसकी रेखीय ऊंचाई y अपन त्रिज्या का काम कैपिटल D। इस कैपिटल D को इधर ट्रांसफर करेंगे तो दूसरे डार्क स्पॉट की ऊंचाई 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। बस तुमको एग्जाम में यहीं तक लिखना है, लेकिन अपने शब्दों में लैम्डा d बाय स्मॉल d को हम लोग बीटा बोलते हैं। तो दूसरे डार्क स्पॉट की ऊंचाई 2 बीटा, लेकिन एग्जाम में यही लिखना। ये लिखेगा तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरे डार्क स्पॉट, ऐसे अब तीसरे डार्क स्पॉट की भी स्थिति देख सकते हैं। तो हमको पता है कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्डा या कलांतर 6 पाई है, वहां जो वेक्टर डायग्राम है वो 3 चक्कर करेगा। तो इस बार भी वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वापस वहीं खत्म हो रहे हैं, तो इस बार भी परिणामी 0 होगा। तो यहाँ भी डार्क स्पॉट बनेगा जिसको तीसरा डार्क स्पॉट बोलेंगे, है ना। तो बस तीसरे डार्क स्पॉट के लिए मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर 3 लैम्डा, चौथे डार्क स्पॉट के लिए मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर 4 लैम्डा, और ऐसे nवे डार्क स्पॉट के लिए मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर कितना होना चाहिए? n लैम्डा। है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर मिलने वाली किरणों, सॉरी, किसी बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर n लैम्डा है, तो वहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच सॉरी, पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर n लैम्डा है, तो पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर कितना होगा? 2 पाई इंटू n। तो बताओ इस बार इन तरंगों के संबंधित जो वेक्टर डायग्राम है ऐसे n चक्कर कंप्लीट करेगा, तो वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वापस वहीं खत्म हो रहे हैं, तो इस बार भी तुल्य आयाम 0, तुल्य तीव्रता 0, तो यहाँ nवा डार्क स्पॉट बनेगा। इसकी स्थिति देखनी है, तो बस यहाँ भी वही तरीका है। ये मान लेते हैं एनवा डार्क स्पॉट भी थीटा कोण पर बन रहा है, तो यहाँ भी मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर d sin थीटा होगा। और हमको पता है कि पहले डार्क स्पॉट के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर लैम्डा, दूसरे डार्क स्पॉट के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2 लैम्डा, तो nवे डार्क स्पॉट के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर n लैम्डा। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाय d आ गया। यहाँ भी वही कि नॉर्मली कोण बहुत स्मॉल होता है तो sin थीटा को लगभग थीटा, तो nवे डार्क स्पॉट की कोणीय स्थिति तो क्या आ गई? लगभग n लैम्डा बाय d। तो nवे डार्क स्पॉट की कोणीय स्थिति ये आ गई, ठीक है। अब इसकी रेखीय स्थिति देखनी है तो हमको पता है कि मतलब नॉर्मली कोण बहुत स्मॉल होता है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिख सकते हैं। रेडियन में आएगा वो तुम समझते हो, है ना। वही नॉर्मली कोण बहुत स्मॉल होता है तो कोण को चाप बटे त्रिज्या, चाप का काम तो रेखीय ऊंचाई y अपन त्रिज्या का काम कैपिटल D। तो यहाँ थीटा को चाप बटे त्रिज्या मतलब y अपन कैपिटल D, इधर ट्रांसफर करोगे तो nवे डार्क स्पॉट की ऊंचाई n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। एग्जाम में यहीं तक लिखना है, लेकिन हम लोग लैम्डा d बाय स्मॉल d को बीटा लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि nवे डार्क स्पॉट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू n बीटा। तो डार्क स्पॉट की स्थितियां तो हमारे पास आ गई, देखना।
ध्यान रखना कि अभी तो मूर्खों टाइप से इतना डिटेल में किया है, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, है ना? ये जो बीटा की फॉर्म में याद रखना वो सबसे आसान है, इसलिए हमको उसी फॉर्म में याद रखना है, देखना। तो डायरेक्ट ध्यान रखना। तो बताओ पहला डार्क स्पॉट किस ऊंचाई पे बनता है? y इक्वल टू बीटा, दूसरा डार्क स्पॉट y इक्वल टू बीटा, तीसरा डार्क स्पॉट y इक्वल टू 3 बीटा और nवां डार्क स्पॉट y इक्वल टू n बीटा, है ना? हमको इसी फॉर्म में याद रखना है, देखना। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने डार्क स्पॉट की सारी स्थितियां देख ली। फिर हमको डार्क स्पॉट की स्थितियां याद हो गई कि पहला डार्क स्पॉट y इक्वल टू बीटा, दूसरा डार्क स्पॉट y इक्वल टू बीटा और nवा डार्क स्पॉट y इक्वल टू n बीटा। तो वही सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में डार्क स्पॉट की स्थितियां तो आ गई। अब हम ब्राइट स्पॉट की स्थितियां देखते हैं, ठीक। इसको हम पहले देख चुके हैं, एक बार कर लेते हैं, ठीक। तो डार्क स्पॉट की स्थितियां देख ली, अब हम ब्राइट स्पॉट की स्थितियां देखते हैं, जिसको किताबी शब्दों में मैक्सिमा या हिंदी में इसको उच्चिष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि पर्दे के मध्य बिंदु पर मतलब y इक्वल टू 0 पर, ये तो हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, ये तो हमको पता है। ये हमको पता है कि अनंत स्रोत से निकलने वाली सॉरी, ये हमको पता है कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के मध्य बिंदु पर मिले या y इक्वल टू 0 पर मिले। तो यहाँ तो अपर हाफ और लोअर हाफ, है ना? यहाँ तो अपर हाफ और लोअर हाफ की सिमिलर किरणों के बीच पथांतर 0 होगा, तो अपर हाफ और लोअर हाफ की संगत किरणों के बीच समपोषी व्यतिकरण होगा, इसलिए ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो हमको अच्छे पता है कि मध्य बिंदु पर तो सबसे चमकीला स्पॉट बनता है, मतलब ब्राइटेस्ट स्पॉट बनता है, पढ़ चुके हैं ना? तो हमको पता है कि पर्दे के मध्य बिंदु पर या y इक्वल टू 0 पर तो सबसे चमकीला बिंदु मतलब ब्राइटेस्ट स्पॉट बनता है, जिसको पहला नहीं, इसे सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बोलते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, नहीं देखा था। हमको बताया कि मध्य बिंदु पर तो सबसे चमकीला बिंदु या ब्राइटेस्ट स्पॉट बनता है, और उसको पहला नहीं, उसको तो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अब पहला ब्राइट स्पॉट कहाँ बनेगा वो देखते हैं, है ना? तो ये हम देख चुके हैं, है ना? ध्यान रखना कि ये चीज हम अभी देख चुके हैं। ये तो हमको पता है कि इन अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें अगर थीटा कोण वाली स्थिति पर मिले, अरे हमको पता है कि अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें थीटा कोण पर मिले, तो यहाँ मिलने वाली किरणों के बीच पथांतर d sin थीटा होता है ना। और अभी हमने देखा था कि इन अनंत स्रोत से निकलने, सॉरी, ये हमने देखा था कि जिस बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 या पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 3 पाई हो, वहां व्यतिकरण में तो डार्क स्पॉट बनता है, लेकिन विवर्तन में एक निम्न तीव्रता का ब्राइट स्पॉट बनता है, ठीक है। ये भी हमने देखा था। ये तो उसको मैंने प्रॉपर्ली लिख दिया है, ठीक है। ये तो हम बोल सकते हैं कि जहां, ये हम लिख सकते हैं कि जहां पहली और लास्ट किरण के बीच, सॉरी, ये जिस बिंदु पर पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 हो, मतलब पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 3 पाई हो, वहां वेक्टर डायग्राम डेड सर्किल पूरा करेगा। है ना? हमको पता है कि दो थोड़ी है, पास पास सटी अनंत किरण है ना, तो जहां पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 या कलांतर 3 पाई हो, तो वहां भी पहली तरंग का वेक्टर डायग्राम ऐसा, दूसरे का ऐसा, तीसरे का ऐसा, चौथे का ऐसा, इस तरह से पास पास सटे हुए अनंत वेक्टर होंगे ना। और पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 या कलांतर 3 पाई हो, तो इस बार इन तरंगों का जो वेक्टर डायग्राम है वो डेड सर्किल पूरा करेगा। तो इस बार परिणामी जीरो नहीं होगा, इस बार परिणामी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश, मतलब इस बार परिणामी एक टाइप से मैक्सिमम होगा। तो यहाँ प्रकाश की तुल्य तीव्रता भी ज्यादा होगी, इससे यहाँ भी ब्राइट स्पॉट बनेगा, लेकिन कम तीव्रता का ब्राइट स्पॉट बनेगा, मतलब घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट बनेगा। वेक्टर डायग्राम से दिख रहा है, बताओ पहले एक तिहाई भाग से दूसरे एक तिहाई भाग का तो कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो गया है, तो जो भी तीव्रता है वो तीसरे एक तिहाई भाग के कारण है। तो ध्यान रखना कि यहाँ ब्राइट स्पॉट तो बनेगा, लेकिन काफी कम तीव्रता का ब्राइट स्पॉट बनेगा, इसलिए इसको पहला ब्राइट स्पॉट नहीं बोलते हैं, इसको पहला घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट, मतलब पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट या पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। ये बोल सकते हैं कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 हो, ये वहां वेक्टर डायग्राम डेड सर्किल करेगा। तो इस बार
प्रकाश की तुल्य तीव्रता अधिकतम तो होगी, लेकिन कम तीव्रता का ब्राइट स्पॉट बनेगा, जिसको पहला ब्राइट स्पॉट नहीं, पहला घटिया स्तर का है, पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बोलते हैं, ठीक है ना? या पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। बस हमको देखना है कि पहला जो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट है वो कितनी कोणीय स्थिति पर बनेगा, वो देखना है। ये तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ना, ये तो हमको अच्छे, वही पहले वाला अपना पुराना मेथड ही लगाएंगे। ये तो हमको अच्छे पता है ना? तो हमको अच्छे पता है कि अगर स्लिट से निकलने वाली किरण थीटा कोण पर मिले, तो यहाँ मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होता है, डी साइन थीटा। और हम देख चुके हैं कि पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होना चाहिए, 3 लैम्डा बाय 2। तो इससे तुम साइन थीटा निकाल सकते हो ना। फिर इसमें डी को इधर ट्रांसफर कर लेना, नीचे लिख देता हूँ चलो। फिर इसमें डी को इधर ट्रांसफर कर लोगे, तो साइन थीटा तुम्हारे पास कितना आएगा, ये कितना आएगा, 3 लैम्डा बाय 2d इतना आएगा। तो हमको पता है कि नॉर्मली हम जो क्वेश्चन करते हैं उसमें ऊंचाई काफी कम होती है, मतलब कोण भी बहुत स्मॉल होता है। हमको पता है कोण बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। तो तब पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट लगभग कितनी कोणीय स्थिति पर बनेगा, 3 लैम्डा बाय 2t। ऑब्वियसली ये रेडियन में आएगा, ठीक है। अब पहले ब्राइट स्पॉट की कोणीय स्थिति ये है, तो रेखीय ऊंचाई क्या होगी वो देखना है। ये तो उसके लिए आराम से बताओ, इसमें कोण को हम क्या लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का काम तो इसकी रेखीय ऊंचाई y, अपन त्रिज्या का काम कैपिटल D, ठीक है। बस बताओ इसमें कोण को क्या लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या, चाप का काम तो y। चलिए ये कर देता हूँ यार। फिर पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की कोणीय स्थिति तो 3 लैम्डा बाय 2d हो गई। तो कोण को चाप बटे त्रिज्या, चाप को हम क्या लिख सकते हैं, रेखीय ऊंचाई y, अपन त्रिज्या को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D। तो इससे बताओ पहले सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई कितनी आ गई, 3/2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। या इसको अपने शब्दों में 1.5, और लैम्डा d अपन स्मॉल d को अपने शब्दों में क्या बोलते हैं, बीटा। तो पहले सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की रेखीय ऊंचाई 1.5 बीटा ये आ गई। ये तो एग्जाम में तुमको यहीं तक लिखना है ना। बीटा की फॉर्म में मत लिख देना, वो चिढ़ जाएगा, लेकिन अपने याद रखने के लिए ध्यान रखना कि पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट कहाँ बनता है, y इक्वल टू 1.5 बीटा यहाँ बनता है, ठीक है। ऐसे अब हम दूसरा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट, इसकी भी स्थिति निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं चित्र बनाता हूँ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 5 लैम्डा बाय 2 हो, या पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 5 पाई हो, वहां इन सारे तरंगों का वेक्टर डायग्राम ढाई सर्किल करेगा, है ना। वहां सारे तरंगों का वेक्टर डायग्राम ढाई सर्किल करेगा। तो इस बार भी परिणामी जीरो नहीं, एक टाइप से अधिकतम होगा। तो यहाँ भी ब्राइट स्पॉट बनेगा, लेकिन तीव्रता और कम होगी, बताओ, है ना। जैसे इसको 5 भागों में बांटो तो 4 भागों का तो कंट्रीब्यूशन आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो भी तीव्रता आएगी वो इस 5वें भाग के कारण ही आएगी ना। इससे और कम तीव्रता का ब्राइट स्पॉट बनेगा, तो उसको दूसरा घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट में तो दूसरा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बोलेंगे। तो वो भी मान लेते हैं थीटा कोण पर बन रहा है। तो यहाँ भी पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर d sin थीटा होगा, और दूसरा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट के लिए पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 5 लैम्डा बाय 2। d को उधर ट्रांसफर करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 लैम्डा बाय 2d। और कोण बहुत स्मॉल है, तो sin थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा भी 5 लैम्डा बाय 2d रेडियन, है ना, ये आ गया है। तो हमको देखना है, इसकी रेखीय स्थिति देखनी है। तो बताओ उसके लिए कोण को चाप बटे त्रिज्या, तो चाप का काम तो रेखीय ऊंचाई y, अपन त्रिज्या का काम कैपिटल D इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2d है। तो इससे y इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5 लैम्डा d बाय स्मॉल d, या लैम्डा d बाय स्मॉल d को अपने शब्दों में बीटा, तो 2.5 बीटा, है ना। तो दूसरे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की स्थिति ये आ गई। ऐसे अब हम nवे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की भी स्थिति देख सकते हैं ना। तो इसी टाइप से हम nवे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की भी स्थिति देख सकते हैं। ये तो बस मान लेते हैं कि एनवा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट भी थीटा कोण पर बन रहा है। तो यहाँ भी पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर d sin थीटा होगा। और तुम बताओ कि पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर
डेढ़ लैम्डा था मतलब 1.5 लैम्डा। दूसरे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट के लिए पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 2.5 लैम्डा। तो तीसरे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3.5 लैम्डा। ऐसे nवे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट के लिए पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर n प्लस 0.5 लैम्डा है। हम अनपढ़ों के शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि पहले ब्राइट स्पॉट के लिए फर्स्ट और लास्ट किरण के बीच पथांतर 1.5 लैम्डा, दूसरे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट के लिए 2.5 लैम्डा, तीसरे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट के लिए 3.5 लैम्डा। तो nवे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट के लिए पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर n.5 लैम्डा मतलब n प्लस 0.5 लैम्डा है। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, n प्लस 0.5 लैम्डा बाय डी इतना आ गया। यहाँ भी वही कि नॉर्मली कोण बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। तो होता एनवा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट कितनी कोणीय स्थिति पर आएगा, n प्लस 0.5 लैम्डा बाय डी रेडियन इतने कोण पर आएगा। इसकी रेखीय ऊंचाई देखनी हो तो वही कोण को चाप बटे त्रिज्या, चाप का काम तो y अपन त्रिज्या का काम d इक्वल टू n प्लस 0.5 लैम्डा बाय डी। इनको उधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू n प्लस 0.5 इंटू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। एग्जाम में यहीं तक लिखना है, लेकिन हम लोग लैम्डा डी बाय स्मॉल डी को क्या बोल देते हैं, बीटा। तो nवा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट n प्लस 0.5 बीटा यहाँ बनेगा। ये तुम अच्छे ध्यान रखना कि आगे मूर्खों से इतना सारा डिटेल करने का टाइम नहीं है ना, तो आगे इतना डिटेल कचरा करने का टाइम नहीं है। आगे रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ये तो अच्छे ध्यान रखना तुम, ये ना कंपैरेटिवली याद रखना, तो अच्छे ध्यान रखना कि व्यतिकरण में तो ब्राइट स्पॉट की स्थितियां याद रखना आसान है और डार्क स्पॉट उससे बीटा बाय 2 नीचे होता था। वैसे जो विवर्तन है उसमें हम केवल डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखेंगे और जो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होगा उससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा। ठीक है, जैसे याद करके बताओ कि फर्स्ट डार्क स्पॉट y इक्वल टू 1 बीटा बनता है तो पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट 1.5 बीटा पे बनता है। ऐसे बताओ दूसरा डार्क स्पॉट y को 2 बीटा पे तो दूसरा सेकेंडरी डार्क ब्राइट स्पॉट 2.5 बीटा पे। वैसे ही तीसरा डार्क स्पॉट y को 3 बीटा तो तीसरा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट y को 3.5 बीटा। वैसे ही 10वां डार्क स्पॉट y को 10 बीटा तो 10वां सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट उससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा मतलब 10.5 बीटा। बस याद रखना अच्छे से, आगे इतना कचरा करने का टाइम नहीं है। ये तो डायरेक्ट याद रखना कि विवर्तन में हमको केवल डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखनी है और जो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होंगे वो उससे बीटा बाय 2 ऊपर होंगे। तो इसके रिजल्ट को एक बार अलग से देख लेते हैं। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए है ना। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया, लेकिन आगे हमको इसके रिजल्ट ही डायरेक्ट याद रखने हैं, है ना। इसके रिजल्ट या फॉर्मूले को हमको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि बार बार इतना डिटेल करने का टाइम नहीं है। ये तो देखो इसके रिजल्ट को एक बार अलग से देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। ठीक, तो वही सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का प्रयोग है या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है। तो चलो मान लेते हैं कि इधर कोई पतली सी स्लिट है ना। तो इधर मान लेते हैं कोई पतली सी स्लिट है मतलब पतला आयताकार खांचा है। ठीक है, क्या हाँ, कोई पतली आयताकार स्लिट या आयताकार खांचा है। इस स्लिट की चौड़ाई स्मॉल डी है और इसे कैपिटल डी दूरी पर पर्दा रख दिया है। अब देखो इस स्लिट पर हमने एक वर्णी प्रकाश की समानांतर किरणें गिराई है जिसका तरंग दैर्घ्य चलो लैम्डा मान लेते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है, हमने पढ़ चुके हैं तो हमको पता है कि बताओ किरणें ऐसी समानांतर है तो इसके तरंगाग्र से समतल होंगे ना। हमने पढ़ा था कि किरणें ऐसी समानांतर हैं तो इसके तरंगाग्र समतल होंगे। अब हमको पता है कि दीवार के कारण तरंगाग्र का अधिकतर भाग तो रुक जाएगा, है ना। हमने पढ़ा था कि दीवार के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा, बस तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग इस स्लिट से गुजर पाएगा। ये तो पढ़ा था कि दीवार के कारण बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा। ये तो हमने पढ़ा था स्लिट के कारण तरंगाग्र का बाकी सारा भाग तो रुक जाएगा, बस तरंगाग्र का, है ना, तरंगाग्र का बस इतना सही भाग स्लिट से गुजर पाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि तरंगाग्र का जो छोटा सा भाग स्लिट से गुजर पा रहा है
उसको भी पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत के तुल्य मान सकते हैं, जिनको द्वितीयक तरंगिका या सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। बस इन पास-पास सटे हुए अनंत स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलेंगी जो पर्दे के अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेंगी। तो अलग-अलग बिंदुओं पर, है ना? अनंत स्रोत से निकलने वाली किरणें पर्दे के अलग-अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, तो उसके अनुसार पर्दे पर ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे, ठीक है? बस हमको वही देखना है कि इस विवर्तन पैटर्न में ब्राइट और डार्क स्पॉट की स्थितियाँ क्या होंगी वो देखना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि पर्दे के मध्य बिंदु पर तो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्पॉट बनता है जिसको सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बोलते हैं, सभी को पता है। अब हमको देखना है कि बाकी ब्राइट और डार्क स्पॉट की स्थितियाँ क्या होंगी वो देखना है। ठीक, मैंने तुमको क्लियरली बताया था, है ना? मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि व्यतिकरण में तो ब्राइट स्पॉट की स्थितियां याद रखना ज्यादा आसान है और डार्क स्पॉट उससे बीटा बाय 2 नीचे होता था, लेकिन विवर्तन में डार्क स्पॉट की स्थितियां देखना ज्यादा आसान है। ठीक, तो ध्यान रखना तुम यार कि व्यतिकरण में ब्राइट स्पॉट की स्थितियां याद रखना ज्यादा आसान था, लेकिन विवर्तन में डार्क स्पॉट की स्थितियां देखना ज्यादा आसान है। ठीक, चलो पहले हम फर्स्ट डार्क स्पॉट की ऊंचाई देखते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में पढ़ा था लेकिन हमको डायरेक्ट पता है कि विवर्तन में डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखना ज्यादा आसान है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ पहला डार्क स्पॉट कहाँ बनता है, y इक्वल टू बीटा पे। बीटा का ऑपरेशन करें तो लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। बुक में स्मॉल डी की जगह ए लिखता है, वो समझते हैं। ये तो बस विवर्तन में डार्क स्पॉट की स्थितियां देखना ज्यादा आसान है। ये तो हमको डायरेक्ट पता है कि पहला डार्क स्पॉट y इक्वल टू 1 बीटा पे है ना, डायरेक्ट याद रखना कि पहला डार्क स्पॉट y इक्वल टू 1 बीटा पे बनता है, दूसरा डार्क स्पॉट y इक्वल टू 2 बीटा पे, तीसरा डार्क स्पॉट y इक्वल टू 3 बीटा पे, और ऐसे करते हुए nवा डार्क स्पॉट y इक्वल टू n बीटा पे। तो ये डार्क स्पॉट की स्थितियां आ गई और हमको पता है कि जैसे ऊपर डार्क स्पॉट बनेंगे वैसे नीचे भी बनेंगे। तो नीचे पहला डार्क स्पॉट y इक्वल टू -1 बीटा पे, है ना? तो एक नीचे पहला डार्क स्पॉट y इक्वल टू -1 बीटा पे, नीचे दूसरा डार्क स्पॉट y इक्वल टू -2 बीटा पे, और nवा डार्क स्पॉट y इक्वल टू -n बीटा पे। बस ये डार्क स्पॉट की स्थितियां हमको याद रखनी है। ये डार्क स्पॉट को मिनिमा भी बोलते हैं, तो हमको पता है कि विवर्तन में हमको केवल डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखनी है, तो वो याद रख ली। ठीक है, तो विवर्तन में हमको केवल डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखनी है, बाकी जो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होंगे वो उससे बीटा बाय 2 ऊपर होंगे। ठीक है, सही है ना? तो बस अब ब्राइट स्पॉट तो हमको पता है कि मध्य बिंदु पर जो ब्राइट स्पॉट बनता है उसको तो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बोलते हैं, और उसके बाद जो ब्राइट स्पॉट होते हैं उसको ब्राइट स्पॉट की जगह सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, बस मैंने क्लियरली बताया था कि विवर्तन में हमको केवल डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखनी है, जो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होंगे वो उससे बीटा बाय 2 ऊपर होंगे। तो डायरेक्ट बताओ कि पहले डार्क स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल टू 1 बीटा, तो पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होगा वो उससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा। तो पहले सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई 1.5 बीटा। वैसे दूसरे डार्क स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल 2 बीटा, तो दूसरा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट जो होगा उससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा, मतलब y इक्वल टू 2.5 बीटा। वैसे तीसरे डार्क स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल टू 3 बीटा, तो तीसरे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट उससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा, तो y इक्वल टू 3.5 बीटा। और ऐसे ही nवे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई देखनी है, तो बता nवे डार्क स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल टू n बीटा, तो nवे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल टू n.5 बीटा, मतलब n प्लस 0.5 बीटा ये होगी। और जैसे ऊपर बनेंगे वैसे नीचे भी, है ना, ऊपर बनेंगे वैसे नीचे भी सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनेंगे। बस ये चीज जो बोल रहा हूँ याद रखना आगे, है ना? तो आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। तो बस एक ही चीज याद रखना, ठीक, डिफ्रैक्शन में एक ही चीज याद रखना है, बस इस विवर्तन में हमको केवल डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखनी है। ध्यान रखना कि डिफ्रैक्शन है, विवर्तन में हमको केवल डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखनी है, जो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होंगे वो उससे बीटा बाय 2 ऊपर होंगे। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना कि विवर्तन पैटर्न में डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखनी है, क्योंकि उसमें 0.5 नहीं आता है, तो इसमें हमको डार्क स्पॉट की स्थितियां याद रखनी है। सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट उससे बीटा बाय 2 ऊपर होंगे। बस अगर कोई पूछे कि पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई, तो दिमाग में ये आना चाहिए कि पहले डार्क स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल टू 1 बीटा, तो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट उससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा, मतलब 1.5 बीटा। ऐसे ही चौथे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई पूछे, तो बताओ चौथे डार्क स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल टू 4 बीटा, तो चौथा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट उससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा, इसलिए
y इक्वल टू 4.5 बीटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब देख लिया। अब देखो, अब व्यतिकरण पैटर्न और विवर्तन पैटर्न में डिफरेंस देखना है यार, है ना? मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो अच्छे याद रखना कि व्यतिकरण या जो वाईडीएससी का प्रयोग था ना, ध्यान रखना, ये जो वाईडीएससी का प्रयोग था, जो व्यतिकरण था, उसमें तो हमको केवल ब्राइट स्पॉट की स्थिति याद रखनी थी और डार्क स्पॉट से बीटा बाय 2 नीचे होता था। और विवर्तन में हमको केवल डार्क स्पॉट की स्थिति याद रखनी है और सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट से बीटा बाय 2 ऊपर बनेगा। तो कंपैरेटिवली याद रखना, ये ध्यान रखना है। अब चलो, इसमें प्रकाश की तुल्य तीव्रता का भी ग्राफ बना सकते हैं ना। तो हमको पता है कि मध्य बिंदु पर जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट होता है उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। ये तो मध्य बिंदु पर जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट होता है उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तीव्रता घटेगी और जहाँ पहला डार्क स्पॉट आएगा वहाँ तीव्रता लगभग 0 होगी। फिर तीव्रता बढ़ेगी और जो पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होगा वहाँ तीव्रता अधिकतम तो होगी, लेकिन ये तीव्रता अधिकतम तो होगी लेकिन वो ग्लोबल मैक्सिमा नहीं, लोकल मैक्सिमा होगा। ये तीव्रता अधिकतम तो होगी लेकिन सेंट्रल ब्राइट स्पॉट की तुलना में काफी कम होगी। इससे ध्यान रखना कि ये जो पहला ब्राइट स्पॉट होता है उसको पहला नहीं, पहला घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट मतलब सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट। फिर तीव्रता घटेगी, डार्क स्पॉट पे तीव्रता 0 और दूसरा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होगा, तीव्रता अधिकतम होगी लेकिन ये मैक्सिमा थोड़ा सा और कम होगा। और जैसा ऊपर वैसा ही नीचे भी ग्राफ आएगा। ये तो ध्यान रखना कि व्यतिकरण और विवर्तन पैटर्न में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो व्यतिकरण पैटर्न होता है उसमें तो सारे ब्राइट स्पॉट की तीव्रता लगभग बराबर होती है। व्यतिकरण में तो ग्राफ इस टाइप का आता था ना, ध्यान रखना अच्छे से कि जो व्यतिकरण है ना, जो व्यतिकरण पैटर्न होता है उसमें तो सारे ब्राइट स्पॉट की तीव्रता लगभग बराबर होती है, लेकिन विवर्तन का जो पैटर्न है उसमें सेंट्रल ब्राइट स्पॉट की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद जो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होते हैं उनकी तीव्रता बहुत ही कम होती है। और तीसरा और चौथा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की तीव्रता इतनी कम होगी कि हमको प्रैक्टिकली दिखेगा ही नहीं ढंग से। तो ये देख लिया, ठीक। इसमें एक और चीज देखना, तो इसमें कई बार हमको पूछता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी वो देखना है। ठीक, तुम बताओ कि ऊपर वाला जो डार्क स्पॉट है यहाँ अंधेरा होगा, है ना? ऊपर वाला जो पहला डार्क स्पॉट है यहाँ अंधेरा होगा और नीचे वाला जो पहला डार्क स्पॉट है यहाँ अंधेरा होगा। इन दोनों के बीच उजाला भाग होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच का जो भाग होता है उसको सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं या केंद्रीय चमकीली फ्रिंज बोलते हैं। बस किताबी शब्दों में ये बोल सकते हैं कि ऊपर वाले पहले डार्क स्पॉट और नीचे वाले पहले डार्क स्पॉट के बीच का जो भाग होता है उसको सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं, है ना? विवर्तन पैटर्न की सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं। यहाँ से यहाँ के बीच उजाला होगा ना, बस किताबी शब्दों में ध्यान रखना कि ऊपर वाले पहले डार्क स्पॉट और नीचे वाले पहले डार्क स्पॉट के बीच का जो भाग होता है उसको सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं। और हम साफ साफ बोल सकते हैं कि बताओ सेंट है ना, बताओ ऊपर वाला पहला डार्क स्पॉट y इक्वल टू बीटा और नीचे वाला पहला डार्क स्पॉट y इक्वल टू माइनस बीटा पे बन रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज y इक्वल टू बीटा से y इक्वल टू माइनस बीटा तक होती है। इससे सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? 2 बीटा। तो ये ध्यान रखना कि ऊपर वाले पहले डार्क स्पॉट और नीचे वाले पहले डार्क स्पॉट के बीच का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं। और साफ साफ दिख रहा है कि सेंट्रल फ्रिंज y इक्वल टू बीटा से y इक्वल टू माइनस बीटा तक लाई कर रही है। इससे सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी? 2 बीटा। और है ना, और उसके बाद बताओ पहला डार्क स्पॉट और दूसरे डार्क स्पॉट के बीच का जो भाग होगा उसको पहली फ्रिंज, फिर इसको दूसरी फ्रिंज बोलेंगे और इन सब की चौड़ाई तो बीटा बीटा यही होगी, ठीक है। ये भी व्यतिकरण और विवर्तन पैटर्न में एक बड़ा डिफरेंस है। तो ध्यान रखना कि व्यतिकरण पैटर्न में तो सारे फ्रिंज की चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन विवर्तन पैटर्न में सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई डबल होती है 2 बीटा और उसके बाद जो फ्रिंज बनेंगी उनकी चौड़ाइयां बीटा बीटा यही होंगी, ठीक। तो ये सर हमने देख लिया, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना कि हमको केवल रेखीय ऊंचाई याद रखनी है। अगर कोई कोणीय स्थिति पूछे तो उसके लिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ये लगा देना, ठीक है। जैसे कोई पूछे कि यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगर कोई पूछे कि दूसरे डार्क स्पॉट की रेखीय ऊंचाई और कोणीय ऊंचाई में तो कोणीय स्थिति कितनी होगी ये अगर पूछे, ठीक है, बस
हमको तो केवल रेखीय ऊंचाई याद रखनी है और हमको डायरेक्ट पता है कि विवर्तन पैटर्न में फर्स्ट डार्क स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल बीटा और सेकंड डार्क स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल 2 बीटा। तो बस बोल सकते हैं कि विवर्तन पैटर्न में सेकंड डार्क स्पॉट या सेकंड मिनिमा की ऊंचाई कितनी होगी, y इक्वल टू 2 बीटा। या इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं 2 और बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो सेकंड डार्क स्पॉट की रेखीय ऊंचाई तो इतनी होगी। अब हमको पूछ रहा है कि सेकंड डार्क स्पॉट की कोणीय ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, इस सेकंड डार्क स्पॉट की कोणीय ऊंचाई मतलब कितने कोण पर बनेगा वो देखना है ना। तो बस हमको अच्छे पता है कि नॉर्मली कोण बहुत स्मॉल होते हैं, तो कोण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या ये लिख सकते हैं। तो चाप का काम तो कौन करेगा, रेखीय ऊंचाई 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। अपन त्रिज्या का काम कौन करेगा, कैपिटल D। तो 2 लैम्डा बाय स्मॉल d रेडियन ये आ गया। देखा, बस तुम अच्छे ध्यान रखना कि हमको इन सब की रेखीय ऊंचाई याद रखनी है। अगर कोणीय ऊंचाई पूछे या कोणीय स्थिति पूछे तो चाप बटे त्रिज्या मतलब कैपिटल D का भाग दे देना। बस रेखीय ऊंचाई तो 2 बीटा मतलब 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। कोणीय स्थिति पूछे तो उसके लिए कैपिटल D का भाग दे देना, तो 2 लैम्डा बाय स्मॉल d ये आ गया। ऐसे ही सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की भी रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई पूछता है। ठीक है, तो हमको पता है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई कितनी होती है, 2 बीटा होती है। या 2 बीटा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा d बाय स्मॉल d बोल सकते हैं। बस अब हमको पूछता है कि सेंट्रल फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई मतलब ये सेंट्रल फ्रिंज कितना कोण अंतरित करेगी वो देखना है। तो सेंट्रल फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई पूछे तो वापस कोणीय चौड़ाई क्या लिख देंगे, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का काम तो कौन करेगा, ये रेखीय चौड़ाई 2 बीटा मतलब 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d और त्रिज्या का काम कैपिटल D। तो 2 लैम्डा बाय स्मॉल d ये लिख देंगे। ठीक, बस एक ही चीज बोल रहा हूँ कि हमको केवल रेखीय ऊंचाई याद रखनी है। जो कोणीय चौड़ाई है ना, अगर इसकी कोणीय स्थिति पूछे तो उसके लिए त्रिज्या मतलब कैपिटल D का भाग दे देना। तो ये हमने व्यतिकरण और सॉरी ये हमने विवर्तन को पूरा स्टडी कर लिया और उसके सारे रिजल्ट याद रख लिए। एक और खतरनाक चीज बोल रहा हूँ, तो ये तुम अच्छे ध्यान रखना कि तुम विवर्तन में जितने भी क्वेश्चन करोगे 99% क्वेश्चन में ये जितने भी ब्राइट और डार्क स्पॉट है उनकी ऊंचाई काफी कम होगी, मतलब कैपिटल डी की तुलना में काफी कम होगी। तो तब तो तुम ये बीटा 2 बीटा इन सब का यूज कर सकते हो। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कि अपने जेई मेंस में एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें इन बिंदुओं की ऊंचाई काफी ज्यादा है, और ध्यान रखना इन बिंदुओं की ऊंचाई काफी ज्यादा हो तो फिर बीटा 2 बीटा उससे काम नहीं चलेगा। तब हमको फिर बेसिक से ही करना पड़ेगा, मतलब तब हम साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकते, तब हमको इस बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो वो एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। ठीक, तो ये विवर्तन पैटर्न पूरा पढ़ लिया और उसके रिजल्ट भी याद रख लिए हमने। ठीक, बस आगे हमको ब्राइट और डार्क स्पॉट की स्थितियां डायरेक्ट याद रखनी है ना। तो मैं एक बार जस्ट फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ। ये ना YDSC, ये क्या हो रहा है, तो ये YDSC के व्यतिकरण और फ्रॉनहोफर विवर्तन के जो रिजल्ट है उसे कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, तो अच्छे ध्यान रखना। तो प्लीज अच्छे ध्यान रखना कि YDSC का प्रयोग है या जो व्यतिकरण का प्रयोग है उसमें हमको केवल ब्राइट स्पॉट की स्थिति याद रखनी है। जो डार्क स्पॉट होगा उससे बीटा बाय 2 नीचे होगा, और जो विवर्तन पैटर्न है उसमें हमको केवल डार्क स्पॉट की स्थिति याद रखनी है। जो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट होगा उससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो मैं तुमको मिक्स करके पूछूं, बताना। जैसे YDSC का व्यतिकरण का एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमको पूछा है कि अ, चौथे ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई और चौथे डार्क स्पॉट की ऊंचाई। ठीक, ये तो हमको अच्छे रटा हुआ है कि YDSA का जो व्यतिकरण का प्रयोग है उसमें ब्राइट स्पॉट की स्थितियां देखना आसान है क्योंकि 0.5 वाला फैक्टर नहीं आता है, और डार्क स्पॉट जो होता है उससे बीटा बाय 2 नीचे होता है। तो बस हमको पता है कि चौथे ब्राइट स्पॉट की तो ऊंचाई y इक्वल टू 4 बीटा, और जो चौथा डार्क स्पॉट होगा उससे बीटा बाय 2 नीचे होगा, तो चौथे डार्क स्पॉट की ऊंचाई 3.5 बीटा। ठीक, अब चलो, अब मान लेते हैं कि व्यतिकरणी फ्रॉनहोफर विवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें हमको पूछा है कि चौथे डार्क स्पॉट की ऊंचाई, ये तो व्यतिकरणी फ्रॉनहोफर विवर्तन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
तो इसमें हमको पूछा है कि चौथे डार्क स्पॉट की ऊंचाई और चौथे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई पूछा है। तो ये तो हमको रटा हुआ है कि वी वर्तन में डार्क स्पॉट की स्थिति याद रखना ज्यादा आसान है और ब्राइट स्पॉट उससे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट उससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा। तो बताओ चौथे डार्क स्पॉट की तो ऊंचाई कितनी हो गई, y इक्वल टू 4 बीटा या 4 बीटा को लैम्डा डी बाय क्या लिख रहा हूँ यार, ये तो विवर्तन में डार्क स्पॉट की स्थितियां देखना आसान है। तो चौथे डार्क स्पॉट की ऊंचाई y इक्वल टू 4 बीटा, तो 4 और बीटा की जगह लैम्डा डी बाय स्मॉल डी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो विवर्तन पैटर्न में डार्क स्पॉट की स्थितियां देखना ज्यादा आसान है और जो सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट है इससे बीटा बाय 2 ऊपर होगा। तो चौथे डार्क स्पॉट की ऊंचाई 5 इक्वल टू 4 बीटा, तो चौथे सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट की ऊंचाई 4.5 बीटा या 4.5 और बीटा को लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमने विवर्तन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब उसके कुछ कैलकुलेशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया।